चलो पानी वानी पी के जल्दी से आ जाओ आप लोग। और मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है? देखो, जलवायु वर्गीकरण कोपेन का ये एक बड़ी मिस्ट्री है सर जी, हम हमें आपसे बात करनी है। प्लीज हमें बात करनी है। शेफ क्या बात है बताओ? बताओ बताओ, अगर कोई ऐसे पर्सनल बात है तो मैं तो नहीं उसके लिए जान सकता। अगर जनरली कोई बात करनी है तो आप बता दो मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सैफ बाबू, हाँ बताएं। कैसे बात हो पाएगी सैफ ऐसे? हाँ, कॉलिंग फीचर तो है ना, जिस दिन लगवाऊंगा कॉलिंग फीचर या उस दिन बात हो जाएगी मेरी आपकी। ठीक, विद्या कुल के सर नहीं, आज कॉलिंग फीचर नहीं लगवा रखा, आज वजह सर लगवाए थे, फिर किसी दिन मेरा भी होगा, है ना? ऐसे ही सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं इसलिए। मैं बाबू सैफ, मैं आपको आपसे बात करूंगा किस दिन, जिस दिन कॉलिंग फीचर लगा लूंगा, ठीक है? एक दो दिन के बाद आ जाएगा, क्लास में ही आपसे बात करूंगा, कोई कॉन्सेप्ट लेंगे उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है? डन है, बात करूंगा आपसे, कोई एक कॉन्सेप्ट लेंगे क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो महासागरीय जल पर है, वो और इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी पे हम चर्चा करते रहेंगे, तभी आपसे बात करेंगे, ठीक रहेगा? आप कंटिन्यू आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इस टॉपिक को पढ़ें पक्का ना सर? हाँ बिल्कुल पक्का बात करेंगे सर। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, समझे? यूपीएससी का ये क्या है, फेवरेट टॉपिक है। और मेंस में मैं आपको बता दूं, मैंने दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेंस में एक क्वेश्चन तो श्योरली बनता है यहां से, ठीक है? और इसमें दो तीन आते हैं, जैसे कोपेन का हो गया, एक व्यक्ति और आता है ट्रिवार्था, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? मैं केवल बता रहा हूं नाम, ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, का जलवायु वर्गीकरण, ये केवल अभी मैं फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है? परेशान नहीं होना, अभी मैं कुछ बताया नहीं हूं। तो ट्रिवार्था महोदय हो गए, एक हो गए थानथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक? ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। तो जो जीएस पेपर होता है ना बाबू, जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है उसमें ये पूछा करता है कोपेन को। यूपीएससी की बात बता रहा हूं, आपके 11th में तो आई है, या देखो 11th कितना इंपॉर्टेंट है, यही बताना चाह रहा हूं कि 11th की क्लास की जियोग्राफी से यूपीएससी में क्लास पूछता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, समझे? हाँ, तो देखिए सुनिए, यहां पर ध्यान देना बाबू कि जीएस फर्स्ट में, जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन कोपेन से आता है, और जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल जो होता है मेरे बच्चों, जैसे जियोग्राफी को आपने अपना ऑप्शनल बनाया है ना? अगर जियोग्राफी को आपने ऑप्शनल बनाया है तो उसमें इनको भी दोनों को पूछता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सोचो आपके लिए आज लाइव पोल के दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाया हूं। तो इसको बहुत शिद्दत से पढ़ना, कोई बातचीत नहीं करना, नहीं बाबू ये यूपीएससी वाले बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते, तो अभी आप छोटे हो, आप कैसे इतना आसानी से समझ पाओगे? हाँ बिल्कुल आता आएगा। मैं यूपीएससी पेपर तो नहीं बनाता हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने बार एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछा जाता है, ठीक है मेरे बच्चे? क्लियर है यहां तक मामला? तो ये बात याद रखिएगा, ये तीन लोग हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? कोपेन होता है। अब जब हम बात करना शुरू करते हैं कि किस आधार पर बात करें, तो कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था बाबू, कोपेन ने अपना पहला वर्गीकरण, अपना पहला जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण जो दिया था वो कब दिया था? वर्गीकरण कब दिया था बताओ? अभी अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो पहला जलवायु वर्गीकरण ये दिए थे 1918 में। कब दिए थे मेरे बच्चों? 1918 के अंदर दिए थे। अभी अभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था ना, ये 1918 में, ठीक है? अब देखो इसके आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम तो जलवायु को डिफाइन कर लेते हैं, जलवायु शब्द को आज बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना? जलवायु शब्द, अब देखो जो जलवायु होता है वो एक दिन का परिवर्तन तो होता नहीं है, 30 से 35 साल का एक लंबा समय बीतता है, वही परिवर्तन होता है। और मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है पता है ना? कि मौसम दैनिक परिवर्तन होता है, मौसम क्या होता है? रोज का रोज, घंटे 2 घंटे में, 10 घंटे में, साप्ताहिक उसका परिवर्तन जारी रखता है। लेकिन जो जलवायु होता है कि लंबे समय के बाद उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से होते हैं? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसके लिए जिम्मेवार कारक होते हैं जैसे तापमान, है ना? घनत्व, ध्यान देना, लिखना भी है आपको, आर्द्रता, ये नहीं सोचना पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, मिल तो जाएगी पीडीएफ, लेकिन अगर मेरे साथ लिखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी, है ना? दाब, मैं तुम्हें दिखा दूं मैंने कल रात में कितनी मेहनत किया, देखो जैसे लग रहा था मैं खुद पढ़ रहा हूं, है ना? कि मेरे बच्चों को मुझे समझाना, मैं कैसे समझाऊं, ये देखो, ये देखो, सोचो तुम, है ना? कितना टेंशन लेके जी रहा था कि कैसे समझाऊं, है ना? तो आज की क्लास को इसीलिए मैंने कहा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो क्या हो गया? दाब हो गया, वायु हो गया मेरे बच्चों, है ना? वर्षा हो गया, आर्द्रता लिखा है कोई बात नहीं, वर्षा हो गया। अब इन सब चीजों का जो एक लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकाल में, क्या दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, परिवर्तन, परिवर्तन में कैसे होता है? मतलब कितने टाइम पे? 30 से 35 वर्ष की बात की जाती है, कितने? 30 से 35 साल का परिवर्तन कैसे होता है? कि तापमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। अब ये थोड़ी ना कि जैसे मानसून राम को आज क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? मानसून राम को क्या कहा जाता है? मानसून राम को बताओ तो आप लोग जवाब दे दोगे तुरंत कि सर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है, यही बोलोगे ना कि मानसून राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है ना जी? विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है बताओ? विश्व की सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, और ये कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो क्या बच्चा, अगर एक दिन यहां पर ज्यादा वर्षा हो गई होगी तो क्या एक दिन में ही इसको विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान घोषित कर दिया गया होगा क्या? आप सोचो, कल्पना करो मेरे साथ। बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी में, बार बार बताता हूं, या सब कुछ विजुअल होता है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है। मैंने क्या बोला कि मानसून राम जो मेघालय में है, तो क्या वहां पर एक दिन केवल बारिश हुई होगी बहुत ज्यादा और उसी दिन कह दिया गया होगा कि नहीं मानसून राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? नहीं, लगातार ऑब्जर्वेशन किया गया होगा, लगातार उसको परीक्षण किया गया होगा, लगातार देखा गया होगा, लगातार उसका अनुभव किया गया होगा कि नहीं? तब जाकर जब वहां लगातार कई वर्षों तक बारिश हुई होगी ज्यादा, तब उसका औसत निकाला गया कि हाँ भाई सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानसून राम है ना? एक दिन में कभी नहीं होता, एक दिन में तो वर्षा आपके यहां भी ज्यादा हो सकती है, उत्तराखंड में भी हो सकती है, हिमाचल में भी हो जाती है, कभी-कभी उत्तराखंड में देखो क्या हाल हो जाते हैं, है ना? तो ये एक दिन का नहीं होता, एक दिन का जो होगा वो तो मौसम कहलाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देना, देखना मेरी बात को समझना कि अगर एक दिन खूब वर्षा हो जाए तो वो सबसे ज्यादा वर्षा नहीं कहलाएगी, क्यों? क्योंकि वो तो मौसम है ना, जो क्षणिक परिवर्तन होता है, जो अचानक परिवर्तन होकर के खूब बारिश हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, मतलब बादल फट गया, तो ये क्या हो जाता है? वो एक दिन का मामला है, रोज का नहीं है ना? लेकिन जहां पर लगातार ज्यादा बारिश होती है तब हम उसको घोषित कर देंगे कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। मेरी बात समझ गए?
हाँ साइड हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे रीजन होते हैं, ये सारे रीजन होते हैं जलवायु निर्धारण के, ठीक है सर, यहां तक की बात तो पता चल गई। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेना, लिखना हो तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक है जी। मतलब नहीं समझे आप, मतलब नहीं समझेंगे है ना, आपको समझना ही नहीं है तो मतलब कैसे समझेंगे आप, हैं? देखिए अब इसमें दो तीन पॉइंट्स में आपके सामने कोपेन ट्रिवार्था इनकी बात करूंगा। कोपेन ने किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया, है ना, तो कोपेन ने किस आधार पर किया देखिएगा, कोपेन लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन, पहले कोपेन ऐसे लिखो, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा द्वारा किए गए अनुभव, किए गए अनुभवों, किए गए अनुभवों के आधार पर, के आधार पर, ये किसने दिया है, किसने दिया मेरे भाई, इसको बताया कोपेन ने। तो अगर आपसे पूछे कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, आपसे कहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, क्या जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो आप क्या बोलोगे, किस आधार पर किया है उसने, किस आधार पर किया कोपेन ने, अनुभव के आधार पर किया। क्लियर है जी, एक बार और समझाइए, क्या समझाया प्रियंका, क्या समझाया बताएं, अनुभव के आधार पर किया उसने। बाबू आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में अगर नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार देखिएगा इस वीडियो को, और अगर एक ही जगह मुझे रोक देंगे तो पूरा दिन पढ़ाता रह जाऊंगा, इतना ही समझ गए ना। दूसरा देखिएगा पॉइंट, उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, अब इसको मैं समझाता हूं कैसे, उत्पत्ति के कारणों के आधार पर, ठीक है, इसको दो लोगों ने दिया है, एक तो ट्रिवार्था ने भी दिया है और दूसरा व्यक्ति है थॉर्नथ्वेट, दोनों ने दिया है। अब देखो यहां तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको, कंटिन्यू है ना। और नेक्स्ट है गणितीय विधि के आधार पर, गणितीय विधि के आधार पर, अभी हम वहां नहीं पहुंचे जहां आप सोच रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी पहुंचेंगे लेकिन धीरे धीरे। इसको दिया था थॉर्नथ्वेट। अब 1 मिनट इतना लिखने के बाद पेन कॉपी रख करके मेरी बात सुनना शुरू करो। इतना लिखने के बाद कौन कौन आर्ट्स से पढ़ता है? इतना लिखने के बाद मेरी बात को केवल गौर से सुनना है, ठीक, इतना लिखने के बाद मेरी बात को गौर से आपको सुनना है, ठीक है जी। चलिए, किसका तबीयत खराब है, आप बताओ, तबीयत खराब पूछ रहे हैं, अब फिर अभी मैं कहूंगा तो कहेंगे सर एक बार और, अरे कोई मैं मशीन हूं कि रेडियो हूं कि बस चला दो इसको, है ना, कोई रोबोट थोड़ी ना हो ना बाबू। लिख लिया, सबका लिख गया, अभी स्टार्ट हुआ है कृष्णा गुप्ता, अभी स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ा सा हुआ है बस, ठीक। टेस्ट हो चुका है सर, टेस्ट नहीं होगा, अरे टेस्ट हो चुका है मेरे बच्चे। चैप्टर का नाम क्या है, तुम लोग पागल हो क्या जो ये पूछ रहा है चैप्टर का नाम है, पढ़ना लिखना नहीं है, पता नहीं कैसे आ जाते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया बाबू, हो चुका है, पीडीएफ पीडीएफ मिलेगा कब, हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो मेरे बच्चों, आप जिस भी गांव क्षेत्र से आते हो, जहां से भी आप आते हो, मुझे तो नहीं पता, है ना, और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सबके अपने अपने एरियाज अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपके क्षेत्र में जाऊं, है ना, आप लोगों के मैं क्षेत्र में जाऊं, तो मैं आप लोगों के क्षेत्र से परिचित तो नहीं होऊंगा ना पहले से, कि परिचित होऊंगा, बताओ, नहीं परिचित होऊंगा ना। अब जहां पर मैं आपके क्षेत्र में गया हूं, वहां के लोगों से मैं बातें करूंगा, बातचीत करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ, बातचीत करूंगा ना। भाई मैं नई जगह से गया हूं आपके क्षेत्र में, तो वहां सब लोगों से मैं बातचीत करूंगा। जब वहां के लोगों से बातचीत करूंगा, पूछूंगा कि भैया आपके यहाँ क्या हाल चाल है, आपके यहाँ मौसम के क्या हाल चाल रहते हैं, आपके यहाँ रोडें कैसी हैं, आपके यहाँ व्यवस्था कैसी है, स्कूलिंग की क्या व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई कैसा यहाँ पर चलता है, यहाँ पर कोई नजदीक देखने योग्य स्थान है कि नहीं है, कोई पर्वत या पहाड़ या पठार इसके आसपास है कि नहीं है, सारी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा आपके गांव के लोगों से। तो लोग बताएंगे भैया बहुत पहाड़ तो नहीं है, यहाँ पर जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर स्कूल कम है ना, यहाँ पर रोड अच्छी नहीं बनी है, वो सारी समस्याएं मुझसे बताएंगे। उससे मुझे क्या मिलेगा बताओ, उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे क्या मिलेगा बताओ। सुनीता आई थी, सावित्री राज, अच्छा, मुझे उससे जानकारी मिलेगी, मुझे उससे एक अनुभव मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे बच्चों से, उससे मुझे एक अनुभव मिलेगा, अच्छा यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, ठीक, एक मुझे अनुभव मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी, उस जानकारी के आधार पर ही मैं उसको क्या कर पाऊंगा, कैटेगराइज कर पाऊंगा कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है, उसी अनुभव के आधार पर। सेम यही सर, गुस्सा मत कीजिए ज्यादा, मैं बाबू गुस्सा नहीं करता, है ना, गुस्सा नहीं करता, कभी मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन जब यहाँ पर सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है ना, तो तुम लोग वहां पर परिचय एक दूसरे में लगे हो, फिर मुझे लगता है कभी कभी कि मैं जितना पढ़ा दिया था उतना ही पर्याप्त है, मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। अरे मगर मैं मेहनत करके आया हूं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, है ना। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर जो एक अनुभव मिला, किससे मिला, जो अनुभव मिला मेरे बच्चों, किससे मिला, किसके द्वारा अनुभव मिला मुझे, किसके द्वारा मिला अनुभव, लोगों के द्वारा, है ना, किसके द्वारा मिला, लोगों के द्वारा मिला अनुभव, अनुभव मिला, और उसी के आधार पर मैंने वहां की विवेचना कर दी। सेम यही कंडीशन कोपेन महोदय ने किया कि जलवायु के बारे में लोगों के अनुभव लिए और प्रकृति का अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने जलवायु का क्या किया, वर्गीकरण कर डाला। दूसरे व्यक्ति आ गए उत्पत्ति के आधार पर, ट्रिवार्था और थॉर्नथ्वेट। इन्होंने ये सोचा कि आखिर यहां पर अब ये उत्पत्ति की ओर जाने लगे, उसका मूल कारण क्या है, क्यों यहां पर ऐसा है, अब ये उत्पत्ति की तरफ जाने लगे कि आपके गांव की ये कंडीशन कैसे हो गई, क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये ट्रिवार्था है। लेकिन आपको इनको नहीं पढ़ना, ठीक। और गणितीय विधि मतलब ये कैलकुलेशन करते हैं, कल का तापमान ये था, आज का ये तापमान, दोनों में कितना अंतर हुआ, इतना अंतर हुआ, कल वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई, 50 सेंटीमीटर, आज वर्षा कितनी हुई, 75, कितना डिफरेंस आया, फिर अगले दिन कितना हुई, 100 सेंटीमीटर, फिर हो गई 80 सेंटीमीटर, सबका यूरेज निकाला, उसके बाद इन्होंने जलवायु को डिफाइन किया, तो ये गणितीय रूप हो गया। लेकिन इनको आपको दोनों को नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसको है, हमें कोपेन को पढ़ना है। बात क्लियर है मेरे भाई, है ना, बात क्लियर है ना। चलो आ जाओ, कोपेन ने एक बात और बताई, क्या, कोपेन का हेडिंग डाल देना, कोपेन, हेडिंग डालिएगा, कोपेन के वर्गीकरण की पद्धति, के वर्गीकरण की पद्धति, वर्गीकरण की पद्धति,
ठीक है, क्या सिस्टम था, किस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया, अब यहां से ही आपका शुरू हो गया। अभी तक तो मैं केवल बैकग्राउंड पे ही बात कर रहा था, अब मैं आ गया हूं रियल में कोपेन। तो कोपेन ने क्या कहा, कोपेन ने पहला पॉइंट क्या दिया कि अनुभव के आधार पर इन्होंने दिया। जलवायु को वर्गीकरण किस आधार पर किया, अनुभव के आधार पर, याद रखना किस आधार पर किया, अनुभव के आधार पर। और सेकंड थिंग जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिस रूप में भी इसको लें, दूसरा इन्होंने बताया क्या, वनस्पति जलवायु का, वनस्पति जलवायु का दर्पण है, जलवायु का दर्पण है। क्या जी, वनस्पति जलवायु का दर्पण होता है। किस स्थान पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, या अगर वनस्पति को हम देख लेते हैं, वहां के पेड़ पौधों को देख लेंगे, तो आराम से इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वनस्पति होती है वो जलवायु के लिए एक दर्पण का काम करती है। दर्पण समझ रहे हो, जो दर्पण, शीशा, शीशे का काम, कि अपना चेहरा देख लिया, अच्छा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, थोड़ा क्रीम पाउडर और लगाना है क्या हमें, है ना, थोड़ा सा और थोड़ा सा एक कोड और चढ़ाना है क्या, ये सब कुछ है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से ध्यान से, अब जैसे मान लो ये इसको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, ध्यान देना इस पॉइंट को, कैसे जलवायु और इसका मामला होगा। अब जब मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ध्यान से देखना मेरे बच्चों, गौर से देखना, क्योंकि इन्होंने एच को भी बताया है, याद रखिएगा, है ना, आगे बताऊंगा इसको। अब देखो यहाँ पर मेरे बच्चों, ये एक निश्चित ऊंचाई पर यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे नीचे पाए जाएंगे, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के पाए जाएंगे, लेकिन जब ऊंचाई की तरफ यहाँ पर जाएंगे, जहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पर हमें केवल शैवाल मिलेंगे, काई मिलेगी। शैवाल जानते हैं ना, काई जानते हैं कि नहीं, जो नदियों में आप जाओ तो, या तो तालाबों में जाओ, जो हरे हरे पड़े रहते हैं ना एकदम से, तो ये क्या मिलेगी, शैवाल मिलेंगे या काई मिलेगी ऊंचाई पर। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर कुछ शंकुआकार पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे ये मान लीजिए कोई एक पेड़ है ये, तो यहाँ का जो पेड़ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय पेड़ पाए जाएंगे, जो कि उत्पादन में बेहतर होते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पतझड़ टाइप के पेड़ पाए जाएंगे, जो पत्ते झाड़ देते हैं अपना। यहाँ पर मान लो विषुवत रेखा पे आ गए तो यहाँ पर हमेशा सदाबहार बन पाए जाएंगे, समझ गए। तो ये वनस्पतियों के आधार पर भी, ये वनस्पतियों के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया कि यहाँ की जलवायु अलग टाइप की होगी, कुछ गर्म होगी, फिर उससे ठंड ये वाली होगी, इससे ठंड ये वाली होगी, इससे ठंड ये वाली होगी, और सबसे ठंड यहाँ पर होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आया आपको, इतनी सी बात समझ में आया आप लोगों को बाबू। वनस्पति के आधार पर जलवायु को डिफाइन कर सकते हैं। तो वनस्पति क्या होती है, जलवायु का दर्पण होती है। अब यहाँ पर अगर ये पेड़ को हमने देख लिया, सोच के देखो, ये पेड़ को देखा तो आराम से जान जाएंगे कि यहाँ पर वर्षा बहुत होती होगी, तभी यहाँ के पेड़ पौधे बहुत हरे भरे हैं। अनुभव ही तो है कि भाई इतने हरे हरे भरे पेड़ पौधे, जंगल है, इसका मतलब यहाँ पर वर्षा बहुत होती होगी, और वर्षा ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, कि उसके पास तापमान भी ज्यादा होता होगा। यही तो अनुभव है। बोलो, समझ में आई बात? नहीं इतनी सी, बोलो मेरे बच्चों, क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार बताओ अपने भाई को कि हाँ भैया इतना बात हम समझ गए। नहीं सर, विद्या कुल की शेरनी, इसको नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया जी, बताओ क्या नहीं समझ में आया? केवल नहीं कर देना पर्याप्त नहीं, आपको उसका हमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। ठीक, चले। मैंने क्या कहा, ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, घटता जाएगा। तो अब देखो जो पतझड़ वाले पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर हम गए गर्मी के टाइम पे, और पतझड़ मतलब यहाँ पर पत्तियां गिराते हैं पेड़ पौधे, है ना। महुआ का टाइम देखिए, महुआ है या जो भी पत्ते गिराते हैं अपना पेड़ पौधे, अब यहाँ पर गर्मी के टाइम गए तो पेड़ पौधे अपना पत्ता गिरा दिए हैं, है ना। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या विश्व रेखी जलवायु मिल गई, जहाँ पर हमेशा हरे भरे पेड़ पौधे पाए गए। और ऊपर गए तो यहाँ पर मानसूनी टाइप की मिल गई कि अभी गर्मी के बाद मानसून आएगा तो वहाँ पर बारिश होगी, तो इसमें पत्ते फिर आ जाएंगे। ऊपर हम और गए तो यहाँ पर ठंडा क्षेत्र है, तो ठंडे में कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। और ऊपर गए तो तिकोने मतलब त्रिकोण प्रकार के पेड़ पौधे मिले। ऊपर एकदम चोटी पर गए तो यहाँ पर एकदम शैवाल और कोई पेड़ पौधा ही नहीं है। अरे फिर से तो समझा दिया, आप कौन सा, एक बार फिर से, वही तो फिर से समझाया ना बाबू। हाँ बस इंस्टाग्राम और फ्री फायर चलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपने माता पिता के थोड़ा सा और देख लो। समझ में आई बात? मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे खलता है ये सब चीज। ठीक है जी, आगे चलो। अब ये बात पता चल गई कि वनस्पति को देख करके जलवायु का हम निर्धारण करेंगे, और ये कौन किया, इसने किया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो वनस्पति, वनस्पति जलवायु, मतलब जलवायु देख करके वनस्पति का निर्धारण हो सकता है, या जलवायु के आधार पर वनस्पति का निर्धारण हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक, याद रखेंगे, याद रहेगा ये याद रहेगा। आगे चलता हूं नेक्स्ट पे। अब देखो अगला, ए ए अब उन्होंने कुछ बड़े लेटरों का प्रयोग किया है, किसने, हाँ किया है। अब ए का मतलब क्या हो जाता है, वनस्पति लिखने जा रहा हूं, इसके सामने वनस्पति लिखने जा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं मेगा थर्मल। मेगा थर्मल लिखिएगा बाबू, इसको ए को क्या लिखेंगे, मेगा थर्मल। इंग्लिश में भी लिख लेना, अगर जिसको इंग्लिश में लिखना हो, मेगा थर्मल। और ए में क्या होता है, तो यहां पर लिखिएगा हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, हाई टेम्परेचर, और क्या होगा, हाई रेनफॉल होगा। रेनफॉल, रेनफॉल का मतलब वर्षा, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होगी और बहुत ज्यादा यहाँ का तापमान रहेगा। मेगा थर्मल वनस्पति पाई जाएगी, कौन सी, मेगा थर्मल। ठीक, सेकंड में आते हैं बी नंबर में। बी नंबर पे आएंगे तो बी नंबर पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलो, बी नंबर पे क्या बोलेंगे, जीरो फाइट। जीरो फाइट, जीरो फाइट में क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर तो हाई टेम्परेचर होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई, या इसको पहले आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, जीरो फाइट, जीरो फाइट, और यहां पर लिख सकते हैं जीरो फाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, मतलब कम वर्षा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा से हो गया कि ये कोई मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। ये भाई जहां वर्षा कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कोई ना कोई ये मरुस्थलीय एरिया होगा। मरुस्थल में यही तो होता है, वर्षा क्या होती है, कम होती है, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, यही तो होता है ना। बोलो, सिंपल सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, अगर केवल आराम से आप सुनते जाएं, देखते जाएं, कर लेंगे इसको। बी जहां पर लिखा होगा उसका मतलब कि वो गर्म क्षेत्र तो होगा, लेकिन वहां पर वर्षा ज्यादा नहीं होगी, जहां पर बी लिखा होगा, ध्यान रखना। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद मेरे बच्चों आ जाएगा सी। सी को क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे मेरे भाई बताओ, सी को बोलेंगे मेसोफाइट। मेसोफाइट, ठीक, मेसोफाइट। यहां पर क्या होगा,
यहां पर तापमान, एवरेज तापमान होगा, देख लेना सी वाला है मतलब शीतोष्ण कटिबंध में एवरेज तापमान होगा, एवरेज टेम्परेचर, और क्या होगा, एवरेज रेनफॉल होगी, एवरेज रेनफॉल होगा। समझ गए, मतलब औसत तापमान होगा और औसत यहां पर वर्षा होगी, ना बहुत ज्यादा तापमान होगा ना बहुत ज्यादा वर्षा होगी, औसत होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत, इसको हम क्या बोल सकते हैं, औसत। एवरेज का मतलब औसत, तो औसत तापमान होगा, औसत तापमान और औसत वर्षा, कहां पर, जहां पर ये सी लिखा होगा, औसत तापमान होगा और औसत वर्षा होगा। समझ गए, नंबर लोगी मनीषा का, ज्योति बाबू आगे पढ़ लो, यहाँ पर भी नंबर लेना लेना देना आराम से। सर फ्री फायर में है दुनिया कितना और लड़की का, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद है वही करेगा, है ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। डी, अब देखिए डी नंबर, डी नंबर पे आ जाते हैं। डी, ए बी सी डी हो गया, डी को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोफाइट, माइक्रोफाइट, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं माइक्रोफाइट, यहां पर लिख सकते हैं माइक्रोफाइट। ठीक, ये हो गया। यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, है ना, यहां पर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निम्न तापमान होगा, इसका मतलब शीतोष्ण के ऊपर जा रहा है, ये निम्न तापमान होगा। यहां पर ध्यान रखना, जहां पर डी लिखा जाएगा तापमान क्या हो जाएगा, जहां पर डी लिखा होगा इसका मतलब तापमान क्या होगा, निम्न होगा। मेरे बच्चों बहुत आराम से देखना, यहां पर इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, वनस्पतियां लिख रहा हूं, और इसके बाद आगे क्या चलेंगे, डी के बाद हम चलेंगे ई में। ई को क्या बोलेंगे, तो ई को बोलेंगे मेरे बच्चों हेकिस्टोथर्म, 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 ठीक, हेकिस्टोथर्म बोलेंगे इसको, लिख देते हैं यहां पर हेकिस्टोथर्म। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर टेम्परेचर वेरी लो, है ना, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम तापमान, बहुत कम तापमान, मतलब इसका मतलब ये और ठंडा हो जाएगा फिर, जब यहां पर क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, बहुत कम, जहां पर ई लिखा होगा वहां पर तापमान बहुत कम हो जाएगा। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना याद रखना आराम से, ये सब वनस्पतियों के नाम है मैं लिख रहा हूं, और अगला जो है कहीं कहीं पर यफ लिखा होता है, कहीं कहीं पर एच, इसमें परेशान नहीं होता, ये ऊंचाई के आधार पर होता है, और ये मैं आपको बता चुका हूं, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गया कोपेन का मामला यहां तक का। ठीक, ठीक है जी, क्लियर है। थोड़ा सा एक सेकंड टाइम देंगे आप लोग, मैं एक सेकंड टाइम दीजिएगा, मैं तुरंत आया, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। आ गया बाबू, आ गया बस जस्ट। अब देखिए ये तो हो गया इसके डिवाइडेशन, वनस्पति, मजा आ रहा है क्लास में। चले, तो ये तो हो गया डिवाइडेशन किसके आधार पर मेरे बच्चों, वनस्पति के आधार पर। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कोपेन का वर्गीकरण, और ये वनस्पति जलवायु का दर्पण है, वनस्पति जलवायु, और यहाँ पर जाएंगे तो ये वनस्पतियों के नाम है ना, और उसके सामने लिखा है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल, सी में, डी में क्या है, निम्न तापमान, और आगे क्या दिया है, ई में हेकिस्टोथर्म, बहुत कम तापमान, और ये या फॉर एज का मतलब ऊंचाई के आधार पर। यहां तक का मामला हमारा आपका हो गया डन। अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड करिएगा, दो तो आपने लिख लिया है, एक तो अनुभव के आधार पर उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने बताया वनस्पति जलवायु का दर्पण है, तीसरा है आधार क्या लिया इन्होंने, आधार क्या लिया था मेरे बच्चों, तो आधार में हमें लोग यहां पर लिखेंगे कि जो कोपेन महोदय ने आधार लिया था उसमें सबसे पहले क्या लिया था, वनस्पति, क्या लिया उन्होंने, वनस्पति, अभी अभी मैं आपको बताया, वनस्पति, वर्षा और तापमान ना, इन तीनों चीजों को उन्होंने रखा अपने साथ, किनके आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये तो सिंपल है, इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा किसके आधार पर उन्होंने डिवाइडेशन किया है। पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिंपल बातें बता रहा था, पूरे ग्लोब को अपने माइंड पे रखिएगा, अब यहां से हम चीजों को लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा कठिन होने वाला, ध्यान रखना, जलवायु के समूह, अब यहां से थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अब अच्छा रहेंगे, को दर्शाने के लिए, को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए बड़े और छोटे, बड़े और छोटे अक्षरों का, अक्षर मतलब लेटर, है ना, अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, किया गया है ना। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक भी अपने सामने खोल के रखे रहिएगा, है ना, अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल के रखे रहिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, एनसीईआरटी बुक अपनी अपनी सभी मेरे प्यारे भाई बंधु खोल के रखेंगे, ये ना हो कि सर ये चीज हमें नहीं पता चला, आप हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आप लोगों से बार बार यही कहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के रखेंगे, वही सारी चीजें मैं अब आपको सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब देखो यहां पर पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बड़े अक्षर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़े अक्षर। बड़े अक्षर में क्या आएगा, देखिएगा मेरे साथियों, तो बड़े अक्षरों में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए A C, मैं बी भूला नहीं हूं, परेशान नहीं होना, बी आएगा लेकिन अभी नहीं, C D E,
चार ये हो गए, ए सी डी ई। अब इसके सामने हम एक शब्द लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आर्द्र जलवायु। क्या लिख सकते हैं इसके सामने हम लिख सकते हैं आर्द्र जलवायु। यहां पर मतलब नम जलवायु पाई जाएगी, कम ज्यादा वर्षा अलग बात है, लेकिन यहाँ की जलवायु क्या होगी? आर्द्र होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया आपको कि अगर शुरुआत बड़े अक्षर से हुआ ए सी डी ई से, तो वो क्या होगी? आर्द्र होगी। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें, जिनके पास एनसीईआरटी है चैप्टर को खोल के रख लेगा अपने सामने। और बचा बी, तो जो बी है, बी में क्या लिखा जाएगा? शुष्क जलवायु लिखा जाएगा। बी में क्या लिखा जाएगा? शुष्क जलवायु लिखा जाएगा। क्या? शुष्क जलवायु। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चों? बी में जहां पर भी बी आएगा वहां पर क्या होगा? शुष्क जलवायु। ध्यान से देखना, है ना? जहां पर भी बी होगा वहां पर क्या होगा? शुष्क जलवायु। और जहां पर ए सी डी ई होगी वो क्या होगी? आर्द्र जलवायु होगी। इतनी सी बात आप लोगों को पता है? इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसके आगे, इतनी बात याद रखना। अब मैं छोटे अक्षरों को लिख रहा हूं, छोटे अक्षर कुछ है आपके सामने, छोटे अक्षर। क्लियर रखना एकदम मामला भला, बिल्कुल डाउट ना करना। और जहां पर भी आपको समस्या नजर आए मुझे बताना। बहुत सिंपल वे में चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने एफ को लिया। एफ का मतलब मैंने बताया था ना, फुल। फुल मतलब फुल टाइम, कर लो पूरे समय, है ना? फुल टाइम मतलब 12 महीने, पूरा 12 महीने या पूरे वर्ष। यहां पर क्या होगी? पूरे वर्ष यहां पर क्या होगी? वर्षा। क्या होगी? वर्षा। अब अगर मैं अभी आपको बताता हूं, देखना लिखना आप लोग इसको। फुल का मतलब क्या होगा? पूरे 12 महीने। अगर यहां पर यम लिख दिया जाए, स्मॉल यम, छोटे अक्षर लिख रहा हूं, स्मॉल यम, तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे मानसूनी बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे इसको? मानसूनी। ध्यान देना, अगर यम लिखा रहेगा तो मानसूनी बोलेंगे। अच्छा सर, फिर आगे बताइए। और बाबू अगर मेरे स्मॉल डब्ल्यू इसमें लिखा रहा है, स्मॉल डब्ल्यू, तो आप लोग इसके सामने क्या लिखेंगे? लिखेंगे विंटर ड्राई। विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब जानते हैं? शुष्क शीत ऋतु। शीत ऋतु। जब शुष्क शीत ऋतु होगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि गर्मी में वर्षा होगी। शीत ऋतु जो होगी, शुष्क शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में वर्षा इसका मतलब नहीं होने वाली। कब वर्षा होगी? ग्रीष्म ऋतु में होगी। अच्छा, आगे एक शब्द, आप एक अक्षर और आएगा इसमें, क्या बोलेंगे? यस। यस बोलेंगे। यस स्मॉल यस है तो समर ड्राई बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? समर ड्राई। मतलब ग्रीष्म हाँ, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। इसका मतलब कि यहां पर वर्षा कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में नहीं होगी। यहां पर वर्षा कब होगी? यहां वर्षा कब होगी? यहां वर्षा होगी, यहां पर शीत ऋतु में वर्षा होगी। शीत ऋतु में वर्षा होगी। शीत ऋतु में वर्षा, है ना? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु क्या है? यहाँ पर ड्राई है। और यहाँ पर क्या होगी? अगर शीत ऋतु ड्राई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी। गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। क्या मेरे बच्चों इतनी सी बात समझ पाए आप लोग? चार शब्द आपके सामने लिखा हूं, चार छोटे छोटे अक्षर लिखा हूं, है ना? चार छोटे छोटे अक्षर आपके सामने लिखा हूं। एफ मतलब फुल टाइम, पूरे साल वर्षा। पूरे साल वर्षा, इसका मतलब यहाँ पर जब पूरे टाइम वर्षा होगा, है ना, तो अब इससे अब आंकड़ा आप लगा लीजिए कि पूरे टाइम वर्षा के लिए तापमान पूरे वर्ष ज्यादा चाहिए। बोलो ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? शीत ऋतु कब आता है? अरे शीत ऋतु कब आता है? जब सितंबर तक तो बरसात का टाइम होता है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही शीत ऋतु का टाइम होता है। ठीक है, जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यही शीत ऋतु का टाइम होता है। अब अगर मुझे ये भी बताना पड़ जाए तो समस्या है आपके लिए, तो है ना? तब तो ये फालतू पढ़ा रहा हूँ इसको, है ना? चलो आराम से इसको देखो, आराम से देखो। तो अगर 12 महीने पूरे वर्ष बारिश होती है तो हमारा माइंड क्या बोलेगा? बताओ। हमारा माइंड कहेगा कि अगर पूरे 12 महीने वर्षा होती है तो इसका मतलब पूरे 12 महीने तापमान यहाँ का क्या होता होगा? अधिक होता होगा। तभी तो पूरे 12 महीने वर्षा होती है, पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है ना? ये और ये फिर इसका मतलब ये वाला क्षेत्र कहां बन जाएगा? विषुवत रेखा में। छोड़िए आगे बताता हूं, पहले आप इतना समझ गए? इतने अच्छा, ये तो गलत कर रहे हो शिवम। इतनी सी बात समझे आप लोग? बोलो इतनी सी बात समझ में आया? जहां पर यम लिखा होगा बड़े अक्षर के साथ, अब अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा? आप लोगों ने बड़े अक्षर लिखा है ए सी डी ई, और आप लोगों के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं, ठीक है? एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, आप लोग आराम से देखिएगा उसको। अच्छा, तो बड़े अक्षर ये हो गए, छोटे अक्षर ये हो गए, कुछ छोटे अक्षर और है ना? कुछ छोटे अक्षर, इन्हीं के छोटे अक्षर हैं। किनके? जो ए बी सी डी ई ये लिखे हैं ना, इन्हीं के कुछ छोटे अक्षर भी है आपके पास। इनके ध्यान रखना, इनके छोटे अक्षर, इनको जो है तापमान और वर्षा के आधार पर, है ना? है ना? अब यहां पर इनके फिर से छोटे अक्षर बनाइए, तो क्या बन जाएगा? ए, बी का बनाएंगे बी, यही बनेंगे ना? बोलो, अगर इनके हम छोटे अक्षर बनाए इनके, तो ए लिखेंगे, बी का क्या हो जाएगा? बी, सी का क्या हो जाएगा? सी, डी का क्या हो जाएगा? डी, यही ना लिखेंगे? यही तो होगा ए बी सी डी, यही होगा ना? बोलो आराम से बताना, आराम से इत्मीनान से। अगर ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ई का नहीं होता क्योंकि ये दक्षिण में नहीं पाया जाता, तो एक ही जगह होता है। तो ए बी सी डी है, क्या है? ए बी सी डी। तो आप लोग बताओ इनके छोटे अक्षर यही कहलाएंगे ना? ये सॉरी, यही इनके छोटे अक्षर कहलाएंगे। अब इन छोटे अक्षरों को आप मेरे साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इन्हीं जो छोटे अक्षर है मेरे बच्चों, ये वाले छोटे अक्षर, ठीक है, ये जो छोटे अक्षर है, अब इनके आधार पर चीजों को देखते हैं। ए बी सी डी, इनका मतलब क्या है? ये तापमान के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। तापमान ध्यान रखना, ये किसको इंडिकेट करेंगे? ये तापमान को इंडिकेट करेंगे, ठीक है? ए जहां लिखा होगा उसे कहा जाएगा कम तापमान। ध्यान रखना, ए लिखा होगा स्मॉल ए तो कम तापमान। अगर बी लिखा होगा, अगर यहां पर जैसे बी लिखा किसी सब अक्षर के साथ, तो ए से कम तापमान मतलब क्या बोलेंगे? और कम तापमान। और कम तापमान मतलब इससे भी कम तापमान, कम तापमान, ठीक? सी होगा तो सी को क्या लिखेंगे? बी से कम तापमान, मतलब तापमान का क्रम ये घट रहा है ऐसे, ध्यान रखना, बी से कम तापमान। तो ये जो छोटे अक्षर हैं, बड़े अक्षरों का जो छोटा अक्षर किया गया है, ये केवल गिरते हुए तापमान को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? गिरते हुए तापमान को, सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान। आपके पास कितने प्रकार के मिल गए अक्षर? आपके पास मेरे बच्चों 3 प्रकार के अक्षर मिल गए, है ना? आपके पास 3 प्रकार के अक्षर मिल गए। देखो पहले आपके पास बड़े अक्षर मिले, आपके पास क्या मिले? बड़े अक्षर मिले, फिर कुछ छोटे अक्षर मिले, छोटे अक्षर मिले,
और कुछ बड़े अक्षरों के छोटे अक्षर मिले, इनके छोटे अक्षर, है ना, छोटे अक्षर इनके मिले, इनके, और ये जो छोटे अक्षर किस आधार पर है, तापमान के आधार पर, गिरते हुए तापमान। अब देखो इन्हीं चीजों को हमें डिटेल से समझना होगा, है ना, अब इन्हीं चीजों को हमें समझना होगा। अच्छा, आपके सामने एक प्रश्न और आ गया होगा ना कि सर इतना तो आपने बता दिया, बी के भी छोटे अक्षर है कि नहीं है, तो मेरे बच्चों ये हेडिंग डालिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी में भी आप परेशान हो जाएंगे। ये देखो ये बी है, बी जहां पर होगा क्या बोलते हैं आप, शुष्क जलवायु। बी जहां होता है क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे शुष्क जलवायु। बी को क्या बोलते हैं आप लोग, शुष्क जलवायु बोलते हैं सर, ठीक है, बी को क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु। अच्छा, इसके बाद जो ये बी है ना, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, शुष्क जलवायु के दो पार्ट, समझे बाबू, जो बी है ये शुष्क जलवायु, इसके भी कितने पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा शुष्क एकदम जो ड्राई होगा, और एक हो जाएगा अर्ध शुष्क, कि शुष्क तो होगा, थोड़ा बहुत वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो ये शुष्क होता है एकदम जो ड्राई है, इसका तात्पर्य क्या होगा कि नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, रेनफॉल, या कह सकते हैं कि वर्षा नहीं, यहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती, वर्षा नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्षा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब यहां पर वर्षा होती भी है तो कितना, बहुत कम, 10 सेंटीमीटर तक, बहुत ज्यादा बस, है ना। और जो ये अर्ध शुष्क होती है, इसमें वर्षा होती है लेकिन कम होती है, लेकिन वर्षा यहां पर होती है, ठीक है जी। अर्ध शुष्क में क्या होता है, थोड़ी वर्षा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी वर्षा होती है, थोड़ी वर्षा होती है अर्ध शुष्क में। अब देखो प्रश्न यही आगे और आगे उठता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो जो ये 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई, इसको किसमें से किसी से डिनोट करेंगे कि नहीं, तो हाँ मेरे बच्चों याद रखना, जहां पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, एकदम ड्राई होता है, उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, उसको किसमें से डिनोट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से उसको निर्धारित किया जाएगा। ध्यान से देखना, जो अर्ध शुष्क होता है उसको स्टेपी कहते हैं, क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपी, और स्टेपी को किसमें से दर्शाया जाता है, कैपिटल एस से, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एस से किसको दर्शाया जाएगा, स्टेपी को। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास कब एंड होगी, अरे भैया जाओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको पढ़ना होगा वो रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा, है ना, जाओ आराम से। देखो कैपिटल डब्ल्यू से मतलब कि ये शुष्क होगा, नो रेनफॉल, बहुत खींच के 10 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। अब देखो इसमें भी दो रूप आएंगे, जो ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू में भी दो पार्ट आएंगे, ये डब्ल्यू बड़ा लिखा है, थोड़ा और छोटा लिख देता हूं, जो ये कैपिटल डब्ल्यू आया यहाँ पर, जो ये कैपिटल डब्ल्यू आया आपके सामने है ना, तो इस कैपिटल डब्ल्यू में भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसके दो प्रकार की जलवायु, देखो, है ना। अब यहां पर देखो दो प्रकार के आ जाएंगे, कैसे, एक तो हो जाएगा यहाँ पर के, स्मॉल के, स्मॉल के, ध्यान रखना, इसको मैं आगे लिख दूंगा, परेशान मत होइएगा, स्मॉल के आ जाएगा, के मतलब होता है कोल्ड, अगर मैं कहूं तो ये किसके लिए, कोल्ड के लिए, कोल्ड के लिए, ठीक। और यहां पर आ जाएगा यच, स्मॉल यच, जो क्या हो जाएगा, ये उष्ण के लिए हो जाता है, गर्म के लिए, किसके लिए हो जाएगा, गर्म। तो जहां पर यच रहेगा उसे गर्म मरुस्थल कहेंगे, मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। और जहां पर के रहेगा, स्मॉल के, इसे हम कहेंगे शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, याद रखना इसको। अब इन सब अक्षरों को मैं अगर कहो तो यहां पर लिख देता हूं, देखो बी वाला तो आपका क्लियर है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया जी, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब, कैपिटल डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाता है, शुष्क को निर्धारित करता है, किसको, कैपिटल डब्ल्यू किसको, शुष्क को निर्धारित करेगा, एकदम शुष्क, ठीक। फिर इसके बाद आ गया आपके सामने क्या, के, स्मॉल के आ गया, स्मॉल के, सॉरी के नहीं आएगा, फिर उसके बाद यस आ जाएगा, कैपिटल यस, यस किसको निर्धारित करेगा, स्टेपी को, स्टेपी को ये निर्धारित करेगा, समझे, किसको निर्धारित करेगा, स्टेपी, ये लिखा है, थोड़ी वर्षा। फिर जो कैपिटल डब्ल्यू है, जो कैपिटल डब्ल्यू है उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा कौन सा, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा के, स्मॉल के, तो स्मॉल के का मतलब हो गया कोल्ड, के फॉर कोल्ड, मतलब यहां पर क्या होगा, शीत मरुस्थल होगा, अगर के लिखा होगा तो क्या होगा, शीत मरुस्थल, जैसे उस टाइम पे आटा कम आया था ना, और अगर यहां पर यच लिखा है, डब्ल्यू के साथ ये स्मॉल यच लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉट मरुस्थल, हॉट मरुस्थल का मतलब क्या हो गया, गर्म मरुस्थल, समझ गए, बोलो, अब तो समझ गए होंगे मेरे भाई कि अभी भी नहीं समझ पाए, बताओ, इतना इत्मीनान से इन चीजों को क्लियर किया गया है आपको। अब इन अक्षरों को मिला करके आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इनको कैसे कैसे कोरिलेट करके बना सकते हैं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कि आपके पास कोपेन के वर्गीकरण होंगे, अब मैं आपसे कुछ बनवाता हूं, चलिए अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपके पास है। अब अगर आपके सामने ए एफ लिख दूं तो क्या बोलोगे, बताओ, ए एफ, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ, ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए एफ लिख दिया जाए, ए एम लिख दिया जाए, ए डब्ल्यू लिख दिया जाए, तो ए का मतलब तो आपको पता है कि उष्णकटिबंध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उष्ण, उष्ण कटिबंध, यहां तक तो ठीक है, कटिबंध, उष्णकटिबंधीय, है ना। ये आपका मतलब क्या बताया, पूरे वर्ष वर्षा होगी, मतलब यहां पर कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होगी, कोई भी जाड़ा नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र जलवायु ना, यही बोलेंगे, बोलो भाई, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये कहां पर मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको विषुवत रेखा पर, ये आपको कहां मिलेगी भाई, ये आपको मिलेगी विषुवत रेखा पर, जहां पर पूरे वर्ष वर्षा होती है, ठीक। एम का मतलब क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, बताओ, बनाओ इसको, ए का मतलब क्या हो जाएगा, वही चीज, उष्ण कटिबंधीय, बोलो, बोलो मेरे बच्चे, बोलो अपने आप बताओ तुम लोग, कटिबंधीय, और यम का मतलब क्या हो गया, मानसूनी जलवायु, बोलो, निर्धारित कर लोगे अब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ए डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू का उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय तो सभी मिलेगा ना, उष्ण कटिबंधीय, एनसीईआरटी वाले ध्यान देंगे अपना। डब्ल्यू का मतलब क्या बताया, विंटर ड्राई बताया हूं, क्या बताया हूं कि जो विंटर होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, आर्द्र एवं शुष्क शीत ऋतु, एवं शुष्क शीत ऋतु, शीत जलवायु कह सकते हैं, बताओ किसी को कोई दिक्कत, शुष्क शीत का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है, हो जाएगा ना भाई, कर लोगे आप लोग, अब कर लोगे ना, ए डब्ल्यू हो गया। फिर इसके बाद बी में आ जाओ, जैसे बी है, बी, तो बी में देखो क्या हो जाएगा, अगर बी को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, शुष्क जलवायु बोलते हैं, ठीक। और अगर इसके सामने लिखा बी यस एच, अब बताओ यस का मतलब स्टेपी होता है, खूब जानते हैं आप लोग,
बी का मतलब होता है उष्ण होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिखेंगे आप लोग उपोष्ण लिख लीजिए या उष्ण लिख लीजिए, है ना, शुष्क तो है ही है, तो आप इसको उपोष्ण लिख लीजिए आराम से, उपोष्ण। यस का मतलब क्या है, स्टेपी, यस का मतलब होता है गर्म मरुस्थल, है ना, मतलब थोड़ा बहुत वर्षा होती है यहाँ पर, यस का मतलब क्या, थोड़ी बहुत बारिश होती है, स्टेपी घास का मैदान जानते हैं, यस का मतलब मैंने बताया कि थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ये लो, और गर्म मरुस्थल है तो ये उपोष्ण लिखा हुआ है इसमें। फिर इसके बाद अगर एक और दूसरा लिख दिया जाए, यस का मतलब तो आपको पता ही है, यस का मतलब भी पता है, अगला लिख दिया बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच। अब बी का मतलब क्या है, ये शुष्क क्षेत्र है ना, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, ये भी शुष्क है ना, तो इसका मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, पक्का मरुस्थलीय क्षेत्र होगा ये, और एच मतलब गर्म, मतलब ये गर्म मरुस्थल का क्षेत्र होगा, क्या होगा, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र। बताओ, बुझाया, ये गर्म मरुस्थलीय जलवायु होगा कि नहीं होगा भाई, एच मतलब गर्म, डब्ल्यू मतलब शुष्क, बी मतलब भी शुष्क, मतलब गर्म मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा। आराम से बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे ना बनेगा। फिर इसके बाद क्या आ गया, बी एस के। अब इसके बाद देखो बी एस के, बाकी आप अपना बनाइएगा, मैं कुछ बता दे रहा हूं, बी एस के, तो बी एस के का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बी क्या है, उष्ण है, बताओ, सॉरी शुष्क है ना, बी क्या है, शुष्क है, बी शुष्क है कि नहीं शुष्क है, हाँ, बी तो शुष्क ही होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल से बताइए, तो मध्य अक्षांशीय स्टेपी बोल सकते हैं, यस मतलब स्टेपी, और के मतलब कोल्ड, के मतलब मैंने क्या बताया, कोल्ड मरुस्थल, याद है, कोल्ड मरुस्थल होता है ना, ठंडा मरुस्थल। अब बी मतलब शुष्क, तो ये कहां पर आ जाएगा, ये मध्य अक्षांश में आ जाएगा, जहां पर शीतोष्ण कटिबंध है, मध्य अक्षांशीय, क्या बोल सकते हैं इसको, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मतलब ठंडे प्रदेश वाला स्टेपी है, यस के का मतलब कोल्ड मरुस्थल, यस मतलब स्टेपी, है ना, और बी का मतलब मध्य अक्षांशी। कोई दिक्कत किसी को, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, अच्छा। अब इसके बाद आ गया बी डब्ल्यू के, अब आ गया बी डब्ल्यू के, तो ये क्या हो गया, मध्य अक्षांशी स्टेपी हो गया, ये ऐसे शुष्क है। अब डब्ल्यू आ गया तो मरुस्थल आएगा, यहाँ पर पक्का आएगा मरुस्थल, आएगा कि नहीं मरुस्थल आएगा बताओ, डब्ल्यू आ गया तो कोल्ड मरुस्थल आ जाएगा इसमें, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मध्य अक्षांशीय, क्या, मध्य अक्षांशीय, डब्ल्यू मतलब मरुस्थल और के मतलब कोल्ड, शीत मरुस्थल लिख सकते हैं, शीत मरुस्थलीय जलवायु। बोलो मेरे बच्चों, कर लोगे कि नहीं बताओ, हर अक्षर का मतलब समझ गए, के का मतलब शीत मरुस्थल, यस का मतलब स्टेपी, है ना, कर लोगे, बोलो। बी का मतलब, अरे बी का मतलब पीछे लिखा हूं, बी का मतलब क्या होगा, शुष्क, बी का मतलब क्या लिखा हूं, शुष्क, लिखा हूं ना पीछे। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, मरुस्थल, इसका भी मतलब होता है शुष्क, जब इसको डिवाइड किया तो हमने इसको के को क्या बोला, ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। अब बताओ जब ये दोनों शुष्क हैं, शुष्क ही शुष्क हैं, तो क्या होगा, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु। क्लियर, बताओ भाई, बताओ बताओ, कोई दिक्कत, आराम से एक एक अक्षर का आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर दिया सी एफ ए, अब क्या दिया, जैसे एक दिया है, एक दो और मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे दिया है सी एफ ए, सी का मतलब क्या हो गया बताओ भाई, सी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा है, सी को क्या बोलते हैं, कहां गया सी, हाँ सी को क्या बोलते हैं, कोष्ण शीतोष्ण, है ना, या शीतोष्ण बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन ये होता मध्य अक्षांश में ही है भाई, मध्य अक्षांश में शीतोष्ण होता है ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं भाई, ये वाला हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला, और जो यहाँ वाला ये क्षेत्र है, यही तो शीतोष्ण कटिबंध का है, ये वाला क्षेत्र यही तो शीतोष्ण मध्य अक्षांश बोला जाता है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, सी का मतलब हो गया मध्य अक्षांश, बताना मुझे, मध्य अक्षांशीय, ठीक, यहाँ तक ठीक है। ये आपका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे 12 महीने वर्षा वाला क्षेत्र, पूरे 12 महीने वर्षा वाला क्षेत्र, बताओ, यही बोला था ना मैंने आपसे, है? और ए का मतलब क्या बताया था, कम तापमान, ए का मतलब क्या बताया था, कम तापमान, मध्य अक्षांशीय आर्द्र, क्या बोलेंगे, मध्य अक्षांशीय आर्द्र निम्न जलवायु, निम्न जलवायु, क्यों मध्य अक्षांशीय आर्द्र निम्न जलवायु, निम्न क्यों बोला, कि तापमान यहां पर क्या होगा, निम्न होगा, तापमान क्या होगा यहां पर, कम, तापमान क्या होगा बताओ, तापमान क्या होगा, कम होगा। ए का मतलब क्या बताया हूं, कम तापमान, याद है, ए का मतलब क्या बताया हूं, कम तापमान, याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए, ए का मतलब क्या बताया हूं, कम तापमान बताया हूं, क्लियर है जी। आगे देखिए, एक मैं और उदाहरण आपको बता देता हूं, बाकी आप लोग इसमें कर लीजिएगा, है ना, मैंने पूरा समझा दिया। जैसे सी डब्ल्यू जी है, अब आप समझो, ये गंगा के मैदान को लिखा जाता है सी डब्ल्यू जी, गंगा के मैदान को क्या लिखा जाता है, सी डब्ल्यू जी। अब गंगा के मैदान को सी डब्ल्यू जी, सी का मतलब क्या हो गया, वही शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, या मध्य अक्षांशीय, क्या लिखूंगा, मध्य अक्षांशीय, ठीक। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, विंटर ड्राई, मैंने क्या बताया था आपको, विंटर ड्राई, मतलब शीत ऋतु क्या होगी, शुष्क होगी, यही बताया था। जी का मतलब हो गया गंगा, मतलब गंगा का जो मैदान है वो कैसा होगा, मध्य अक्षांशीय शुष्क शीत जलवायु, ये हो गया गंगा के मैदान का। शुष्क शीत का मतलब डब्ल्यू, सी का मतलब मध्य अक्षांशीय, जी का मतलब गंगा वाला क्षेत्र, समझ में आई बात, जितना गंगा का मैदान है ना, इस तरीके से इसको निकाला जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है आपका, क्या लिखा है, ई ई एफ लिखा है, मान लीजिए, पहले तो ई एफ लिखा नहीं होता, लेकिन जैसे मान लो अ, हाँ एक कहीं पर था ऐसा, मैं आपको बताता हूँ, टाइम हो गया कहाँ, बस 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 छोड़, फिर किसी क्लास में, हाँ? जैसे ई एफ लिखा है, ई का मतलब मैं आपको बताया हूं, बिल्कुल बहुत कम तापमान, और एफ का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, मतलब बहुत ऊंचाई पर क्या होगा, जैसे ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, अगर ई एफ लिखा है इस तरह से, तो ये दोनों कैपिटल में है, देखो दोनों कैपिटल में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र क्या बन जाएगा बताओ, एकदम बर्फ से पूरा आच्छादित रहेगा ये, तो हिमाच्छादित क्षेत्र हो जाएगा। इसी तरह से एच वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ईटी, ईटी क्या हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। बाकी डी एफ है ना, जैसे डी एफ लिखा हुआ है, डी एफ, तो डी को क्या बताया गया है आपको, डी को क्या बताया गया बताओ, डी को आपको क्या बताया गया, कि कम तापमान वाला क्षेत्र, है ना, निम्न तापमान वाला क्षेत्र। ये आपका मतलब क्या होता है, पूरे वर्ष एक समान होता है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर एक समान वर्षा होती है, किस रूप में, हिम के रूप में होती है।
है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, डीएफ है, तो आराम से कर लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। मुझे लगता है कि कोपेन को इससे इजी वे में मैं आपको नहीं समझा सकता था। एक बार दो बार इस क्लास को आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, आराम से इसको जो है वो कर लीजिएगा। वैसे आपका चैप्टर खत्म हो चुका था, मैं आपको फिर से इसको बताने के लिए इसीलिए वो किया कि एक बार इसको आप इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर होता है और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है शुष्क, है ना। स्मॉल डब्ल्यू का मामला समझ गए, स्मॉल एस का मतलब समझ गए, कैपिटल एस का मतलब समझ गए, सारी चीजों को आपने एक एक करके चीजों को समझ लिया है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो फिर बताएंगे, आपका भाई खड़ा है आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। वॉइस कॉल मिलाएंगे क्या? हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 कोपेन के बारे में। मैंने आपको बताया ए बी नहीं, ए सी डी ई, इसको आर्द्र जलवायु, सीधे से समझ के चलिए, क्या बोला गया इसको, आर्द्र जलवायु, ठीक है। और बी को बोला गया शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, याद आया ना। फिर इसके कुछ छोटे अक्षर आए, ये बड़े अक्षर है, फिर छोटे अक्षर आए, छोटे अक्षर में आप लोगों ने देखा है, आपके सामने एफ आया, यस आया, डब्ल्यू आया, एम आया, छोटे अक्षर में। एफ का मतलब फुल टाइम वर्षा, यस का मतलब मैंने कहा था समर ड्राई, समर ड्राई, और यहां पर बोला था विंटर ड्राई, यहां पर मानसूनी बोला था, याद है आपको, इन अक्षरों का मतलब बताया था, याद आ रहा है बाबू, बोलो याद आ रहा है ना। स्वागत है बाबू, स्वागत है सागर, थैंक यू वेरी मच अंकिता। चलिए, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इनके भी कुछ छोटे अक्षर हैं, इनके भी कुछ छोटे अक्षर हैं, तो मैंने बोला था ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। हाँ हाँ, लगा दो, थोड़ा सा बतिया लेते हैं ना, बताना जब किसी को लग जाए तो। फिर इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसे बताया था ये, और ये तापमान के आधार पर था, घटते हुए तापमान के आधार पर, तापमान ये बताया था आपको, कैसे तापमान के आधार पर। ए का मतलब कम तापमान, क्या बताया था, कम तापमान। बी का मतलब और कम तापमान, याद आ रहा है, और कम तापमान। सी का मतलब बताया था बी से कम तापमान, बी से कम तापमान। और डी का मतलब बताया था क्या, डी का मतलब बताया था निम्न तापमान, सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान। याद आया सभी अक्षर। फिर मैंने बताया था वी को क्या बोला जाता है, शुष्क बोला गया, तो वी के दो पार्ट किए गए, एक शुष्क बताया था और एक अर्ध शुष्क बताया था, याद आया बाबू, अर्ध शुष्क। इसको डब्ल्यू से डिनोट किया गया था, कैपिटल डब्ल्यू से, और इसको कैपिटल एस से। फिर इसके फिर दो पार्ट किए गए थे, इसके दो पार्ट किया था मैंने, है ना, दो पार्ट, एक को के से स्मॉल और एक को एच से, है ना। के को कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट वाला ये है, कोल्ड मरुस्थल वाला ना, और ये है हॉट मरुस्थल वाला, हॉट मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। तो ये इतना बता दिया। अब इसके अलावा आप सबको बना सकते हैं अपने से, ठीक, सबको। हाँ हाँ कर दो, रिया को, रिया कुमारी, आप आपके पास कॉल गई होगी, आप उसे रिसीव करें, मतलब अनम्यूट करें। रिया, यस सर। कैसे हो आप? ठीक है सर। नमस्ते बाबू, नमस्ते सर। कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छा सर। ये बच्चे कहते हैं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, क्या बात है, सही बात है क्या? नो सर, अच्छा पढ़ाते हैं। सही पढ़ाता हूँ? यस सर। नहीं, ये मेरे ऑपरेटर्स भाई हैं, कुछ कहते हैं कि आप सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। कोई भी दिक्कत हो बाबू तो आराम से पूछ लिया करो कमेंट्स, ठीक है? ठीक है सर। ओके बाबू, ओके ओके, सेफ लगाओ, सेफ सेफ। तो ये इतनी सारी बातें मैं आपको बता दिया हूं, इसको आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा, है ना। और कोई ऐसा इसमें वर्ड नहीं जो छूटा हो। हाँ, एक एच और एफ को लेकर के ये हाइट के लिए दिया गया है, ठीक है जी, ये हाइट के लिए होता है, या तो ई और टी जो एकदम की आर्द्र वाला क्षेत्र होता है, बस, बाकी सारे आपको कर लिए। बाबू सैफ, सैफ अनम्यूट करो एक बार, सैफ, हाँ बाबू सैफ, हेलो। हाँ हेलो। सैफ, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबू, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? मैं तो सदाबहार आदमी हूँ है कि नहीं, मैं तो मस्ती रहता हूँ, आप लोग बढ़िया रहो तो मैं भी बढ़िया रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरा तो पूरा दिल धड़धड़ाने लगा, क्या है भाई बहुत दिन से आपसे बात करना चाहते थे। सैफ, पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका? जी जी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मतलब मेरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर कुछ नहीं, आप इतना अच्छा समझाते कि जो नहीं समझ आता दोबारा देखते समझ आ जाता है फिर। चलिए, जो ना समझ में आए उसको, इसको कल जब मैं बोला था कि घर में बनाइएगा तो आप लोगों ने इसको किया है? जी सर किए थे। बन जा रहा है ना? हाँ टफ है मगर बन जा रहा है। वो पता है बाबू, यूपीएससी इसीलिए तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी यस हर सर। बार मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, समझ रहे यस हो। सर। तो टफ यस थोड़ा सा सर। जानते हैं क्या, वर्डिंग की टफ टफ है बस, जो ये है ना, ये शॉर्ट वाली ये यस है ना, सर। ये थोड़ा सा अगर एक बार आप अपने माइंड पे इसको बिठा लेंगे कि एफ का फुल फॉर्म हो गया फुल, यस का मतलब समर, अच्छा जैसे समर मतलब गर्मी होता है ना, तो यस जो सर। यस का मतलब है समर ड्राई, मतलब गर्मी में वर्षा नहीं होगी, तो गर्मी नहीं होगी तो कब होगी, ठंडी में होगी, है ना। डब्ल्यू का यस मतलब सर। क्या हो गया, विंटर ड्राई, मतलब ठंडी में वर्षा नहीं होगी, फिर कब होगी, गर्मी में। जैसे गर्मी में होगी। हम लिख दिया सी डब्ल्यू जी जो सबसे आसान है आपको समझने में, गंगा के मैदान में ये वाली जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यस सर। सी का यस सर। मतलब हम क्या जानते हैं कि शीतोष्ण वाला क्षेत्र है ना, सी का मतलब ये जानते हैं ना, शीतोष्ण वाला क्षेत्र। जी डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दिया है विंटर ड्राई, मतलब जी कि ठंडी में वर्षा नहीं होगी, और ठंडी में वर्षा ना जी होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब फिर गर्मी में वर्षा होगी, है ना, गर्मी में वर्षा होगी। ठीक। और जी जी का मतलब हो गया गंगा, जी का मतलब क्या यस हो सर। गया, गंगा, मतलब गंगा के मैदान में गंगा ठंडी में वर्षा ना होकर बल्कि कब होती है, गर्मी में वर्षा होती है, गर्मी में। बस सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप मतलब हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलिए पहले बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ इस प्रकार से आप हर एक शब्द के साथ बना सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चलो ए एफ का बताओ ना,
यस तो सर। ए का मतलब तो हो गया उष्णकटिबंध। क्या हो गया ये? उष्णकटिबंध। बताया ना ऐसे सर्किल बना के, विषुवत रेखा ए, फिर इसके ऊपर बी, फिर इसके ऊपर सी, फिर इसके ऊपर डी और सबसे ऊपर ए। बताया ना? यस सर। अब विषुवत रेखा तो हॉट होता है, ये गर्म होता है पूरा। तो जहां भी ए आएगा वहां पर कौन सा कटिबंध आएगा? जलवायु का उष्ण, है ना? और ये आपका मतलब क्या हो गया? पूरे वर्ष वर्षा, फुल टाइम। तो मतलब ऐसा एरिया जहां पर फुल टाइम वर्षा होता हो, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई हो और रेनफॉल भी क्या हो? हाई हो, है ना? दोनों चीजें ज्यादा हो। और यहाँ पर वर्षा कैसी होती है? विषुवत रेखा में संवहनी वर्षा होती है ना? जी और ये प्रतिदिन वर्षा होती है दोपहर के बाद। ये बात क्लियर है ना एकदम? जी दोपहर सर, के थोड़ा सा बैकलॉग लगा है। बैकलॉग लगा है? जी चलो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, आगे बैकलॉग ना लगने देना, पीछे वाला धीरे धीरे पढ़ते जाओ, क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है। तो ठीक है बाबू, चीजें समझ गए हो? जब ना समझ में आया तो बताना, फिर स्पेशल सेशन ले लूंगा इसका ना। ठीक है, लव यू सर। लव यू बाबू, ठीक है, ओके, थैंक यू। ए भैया, मजा आ गया सर, मजा आ गया? हाँ, अरे बहुत इधर आ मजा आ जाओ, गया। इधर आ जाओ भाई। सपने में आपसे मिले थे। सपने मुझसे मिले थे। चलो हकीकत में मिलेंगे। कट करोगे इसको, कॉल को। ठीक है जी बाबू जी साहब, आएंगे ओके आप। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, ओके बाबू साहब, साहब बाहर कैसे चले गए थे? आएंगे आपसे मिलने सर, पक्का। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मुलाकात होगी हमारी आपकी। ये सैफ लिखा तो है भाई, सैफ की कॉलिंग चल रही है ना यहाँ पे। ये सैफ ही तो है। हेलो, हो गया, कट हो गया। यहीं पे बैठा करो, जब कॉलिंग चला करे बाहर कैसे चले जाते हो? अबे कहाँ चले गए? चलिए तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, जलवायु का तात्पर्य क्या है? बताओ। बिल्कुल बीच में तो लगाना है ना, अभी नहीं लगाना, बीच में लगाना। कालमी सर, एलिशा खातून, लगा दो लगा दो। रोज बात कर लेंगे, आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सबसे बात करेंगे, अभी व्यवस्था हो गई है ना, पर डे धीरे धीरे बात कर लेंगे, सबसे पूछते रहेंगे। चलो इसका जवाब दो, जलवायु का तात्पर्य है क्या? एलिशा, इतना टाइम खा लग रहा है। एलिशा 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 को लगाओ एक बार। हेलो हेलो हेलो, बाबू एलिशा नहीं बोल रहे? हेलो, नहीं बोल रहे हैं। अरे रुक जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन तो आगे चले जाओ। हाँ, तो जलवायु का तात्पर्य क्या है? दैनिक मौसम की स्थिति, ये तो होगा नहीं बिल्कुल। दीर्घकालिक औसत मौसम, बिल्कुल सही बात है। मतलब 30 से 35 साल का जो टाइम पीरियड होता है, 30 से 35 साल का, 35 साल का टाइम पीरियड, उसका जो औसत होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? औसत। उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अगला चलते हैं नेक्स्ट। मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? बताओ, मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? हाँ हाँ ठीक है, कर लेंगे, डोंट वरी, पर डे अब करेंगे, आप लोगों से बात पर डे करेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना? आगे पढ़ाना भी तो है ना। समय और मान, स्थान मान, तत्वों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो देखिए मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? समय में भी है, मान में स्थान और मान, तत्वों की संख्या, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो मौसम और जलवायु में दोनों में डिफरेंस, दोनों मतलब सभी हो जाएंगे, सभी अंतर हो जाएंगे। आगे, जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, कौन सा? कौन सा इसमें प्रमुख कारक नहीं है? बताओ। इसमें पिन कोड नहीं है। पिन कोड तो भैया जगह के स्थान का नाम होता है, अक्षांश स्थलाकृति ये होता है। ठीक है जी, चलिए और बताओ, समुद्र से दूरी का प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है? भाई समुद्र है, जैसे मैं बता दूं आपको, आप यूं मान लीजिए, जैसे हम थोड़ी देर के लिए इंडिया को अपने ड्रॉ कर लेते हैं, इंडिया से ही अपने हम आगे बात करते हैं। आप लोग जो है इंडिया के मैप को एक ड्रॉ करिएगा ऐसे मेरे से, जैसे मैं कर रहा हूं, कोशिश किया करिए, है ना? क्योंकि मैपिंग अगर फ्री हैंडली आप करना सीख गए ना, बहुत कुछ सीख जाएंगे। चीज मान लीजिए आप, देखो अब जैसे इधर अरब सागर है, क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है जी? बंगाल की खाड़ी है ना। अब ये जलीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्र से दूरी का प्रभाव क्या होगा? अब यहाँ पर मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पर प्रभाव क्या होगा? महाद्वीपीयता, ज्वारीय प्रभाव होगा नहीं, मानसूनी प्रभाव इतना बेहतर यहाँ पर दिखेगा नहीं, समशीतोष्णता, महाद्वीपीयता। तो जो अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, वहां समशीतोष्णता क्यों दिखेगा? वहां पर दिखेगा कौन सा? महाद्वीपीय, महाद्वीपीयता। क्या दिखेगा? ना ना ना, मानसूनी प्रभाव यहाँ अंदर नहीं दिखता, इसका सबसे ज्यादा मानसूनी प्रभाव किनारे पे दिखाई पड़ता है, किनारे किनारे में। भाई हमारे आएंगे तो पहले कहां टकराएंगे? किनारे में टकराएंगे कि नहीं? सबसे पहले कहां टकराएंगे? किनारे में टकराएंगे, चाहे इधर हो, तो किनारे में दिखाई पड़ता है, बीच में नहीं दिखता। समुद्र से दूरी का प्रभाव क्या होगा? ये महाद्वीपीयता कहलाएगा, अंदर जाएगा तो महाद्वीपीयता कहलाएगा। बुझाया? कोपेन जलवायु वर्गीकरण में AW का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय, अभी बताया हूं, उष्णकटिबंधीय। ए का मतलब, डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई, विंटर ड्राई मतलब उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शीत, शुष्क शीत जलवायु, शुष्क शीत जलवायु। ये लीजिए, कोई ऐसा है? अब यहां पर आगे देखो, टुंड्रा नहीं होगा, गर्म मरुस्थल नहीं होगा। अब आपके सामने उष्णकटिबंधीय सवाना ये नहीं होगा, शीत मरुस्थल है। अब सॉरी, उष्णकटिबंधीय सवाना है और शीत मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल होने के लिए पहले बी से शुरू होगा। ठीक, तो ये ए से शुरू हुआ तो मरुस्थल नहीं होगा, बचा क्या? उष्णकटिबंधीय सवाना। ये लीजिए, क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा, डी शीत मरुस्थल के लिए क्या बनाना पड़ेगा? जैसे बी आपने बताया शुष्क है, इसके दो पार्ट किए थे, याद करो। एक ऊपर वाले में क्या किया था आपने? ऊपर वाले में क्या किया था? बोलो, यहां पर आपने के किया था, यहां पर क्या किया था? एच किया था, और यहां पर क्या था? डब्ल्यू। डब्ल्यू के दो पार्ट किए थे, तो जो ये वाला, ये कोल्ड मरुस्थल है, कोल्ड है ना? कोल्ड क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हॉट, हॉट मरुस्थल। तो एच वाले में जो डब्ल्यू के साथ एच होगा तो हॉट मरुस्थल, डब्ल्यू के साथ क्या होगा तो कोल्ड मरुस्थल। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये AW वाला मामला है। ठीक, उष्णकटिबंधीय सवाना हो जाएगा। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु का कोपेन संकेत है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब मैं आपको अभी क्या बताया हूं, एक का मतलब हो गया उष्णकटिबंध। देखो एक का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? उष्णकटिबंधीय। वर्षावन के लिए क्या लगाएंगे? तो मैंने कहा जहां पर फुल टाइम वर्षा होता हो तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? AF,
क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा क्या है, वो रसाबंध है ना वहां पर लॉन्ग टर्म में। ये देखो बी डब्ल्यू एच दिया है, बी का मतलब क्या हो गया बताओ, बी का मतलब हो गया शुष्क ना, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वो भी शुष्क है, तो शुष्क तो ये हो ही गया। एच का मतलब क्या है, हॉट, हॉट मतलब हॉट मरुस्थल, तो ये क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू एच का मतलब हो जाएगा गर्म मरुस्थल। क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, बी बी और डब्ल्यू का मतलब शुष्क हो गया, एच का मतलब हो गया हॉट मतलब गर्म मरुस्थल। क्लियर। सी एफ ए, सी का मतलब क्या हो गया, शीतोष्ण है ना, एफ का मतलब हो गया फुल टाइम है ना, पूरे समय या हाँ, ए का मतलब हो गया कम तापमान, मतलब शीतोष्ण कहिए या चाहे कम तापमान कहिए, एफ का मतलब फुल टाइम। ज्यादातर समय यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा, अधिकतर समय क्या होगा, ये अधिकतर समय समय ठंडा, ठंडा जलवायु होगा। ईटी क्या होगा, ये तो बर्फ वाला क्षेत्र होता है। आगे आईटीसीजेड का मुख्यतः कहां बनता है, आईटीसीजेड मुख्यतः कहां बनता है, तो भैया देखो आईटीसीजेड जो होता है उसी के अनुसार हवाएं चलती हैं। अब जैसे वो विषुवत रेखा में है, अधिकतर समय कहां बनता है, विषुवत रेखा के पास कहीं पर है, हाँ। अब जैसे यहाँ पर है, तो जैसे ये आईटीसीजेड अगर उत्तर की ओर शिफ्ट होता है इधर, तो हवाएं ऐसे जाने लगती है इसकी तरफ, अगर यही आईटीसीजेड दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ तो हवाएं इधर आने लगती हैं, फिर उधर ऊपर से क्रॉस करके, समझ गए। मतलब जहां पर ये आईटीसीजेड पड़ेगा, जहां पर सूर्य, अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आईटीसीजेड क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा या इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये कहां पर होगा, ये कहां पर होता है, जहां पर सूर्य 90 डिग्री पे चमकता है, और जहां पर सूर्य 90 डिग्री पर चमकेगा वहां पर तापमान कम होगा कि ज्यादा, तो वहां पर तापमान होगा ज्यादा, प्रेशर होगा कम, प्रेशर क्या होगा कम, तो हवाएं हाई प्रेशर से किधर चलेंगी, जिधर हाई प्रेशर होगा उधर से चलेंगे लो प्रेशर की ओर, है ना। तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवाएं चाहे इधर से हो चाहे इधर से, सब इसी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कहां पर बनेगा, ज्यादातर विषुवत रेखा के निकट निम्न दाब पट्टी, ठीक है। आगे एल नीनो से सामान्यतः क्या होता है बताओ, एल नीनो से सामान्यतः क्या होता है, क्या होता है, तो बताइएगा। पूर्वी प्रशांत में असामान्य उष्मीकरण हो जाता है, मतलब प्रशांत महासागर के पूर्व क्षेत्र में ज्यादा समय तक क्या हो जाता है कि गर्मी हो जाती है वहां पर, ठीक। लगाओ किसी बच्चे को फिर से लगा दो कॉल, नहीं सैफ से तो बात हो गई है, शिवम लगा दो। नेक्स्ट ला नीनो की विशेषता बताइए, तो सामान्य से अधिक शीतल पूर्वी प्रशांत, क्या हो जाएगा इसका मतलब, अब वही हाल है, एल नीनो में गर्म हो गया था, एल नीनो में क्या हो गया था, गर्म, कौन, पूर्वी प्रशांत, तो जाहिर सी बात है ला नीनो में क्या हो जाएगा, ला नीनो में ठंडा हो जाएगा, याद रखना, ला नीनो में पूर्वी प्रशांत ठंडा और एल नीनो में पूर्वी प्रशांत गर्म, ओके। हाँ? बाबू अनम्यूट करो, शालिया क्या बता रहे हैं, चलो लगाओ किसी और को लगाओ, खुशी पांडे को लगाओ। ये हो गया सामान्य से अधिक शीतल पूर्वी, याद रखना ला नीनो में ये शीतल होगा, एल नीनो में ये गर्म होगा, कौन, पूर्वी प्रशांत, ठीक है जी। रिसीव की म्यूट है, कोई बात नहीं। काल भी सर, ये कौन है, रफत क्या था, क्या नाम था, रफत जहां, आगे, हेलो, कौन खुशी है ना, हेलो, हेलो बाबू खुशी, बोलो ईएनएसओ का पूरा नाम, ईएनएसओ का पूरा नाम बताओ, बताओ भाई, चलो खुशी बाबू बोलिए, खुशी हुआ? चलो कट कर दो। आगे देखते हैं मानसून का मूल प्रेरक क्या है, बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या हुआ, खुशी, हेलो बाबू खुशी, कट करो। अच्छा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः बनते हैं, कहां पर बनते हैं आप लोग मुझे बताएंगे क्या, कृपया बताइए, बताने की कोशिश करिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां बनते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 से 20 डिग्री के बीच बनते हैं, कहां से 5 से 20 डिग्री के बीच बनते हैं, ओके। चलिए कौन है आजाद, हेलो, हेलो समशीतोष्ण चक्रवात वातावरण कहां बनते हैं बताओ, अग्र प्रणाली जेट धारा आईटीसी जेट केवल समुद्र तट ज्वारी तरंग, क्वेश्चन अच्छे हैं ध्यान से देखिएगा, है ना। समशीतोष्ण चक्रवात कहां देखे जाते हैं, अग्र प्रणाली जेट धारा, आगे जब हम पढ़ेंगे अभी महासागरीय जल तो वहां पर सारी चीजों को देखेंगे। आगे जेट धाराएं मिलती है कहां पर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बताओ जेट धाराएं कहां मिलेंगी आपको, बोलो भाई, तो ये मिलेंगी क्षोभ मंडल, मैंने क्या बताया कि जितनी भी मौसमी घटनाएं कहां घटेंगी, क्षोभ मंडल के ऊपर घटेंगी। आकाश कुमार, हेलो, हेलो, हेलो बाबू आकाश, आकाश बाबू, मैं आत्मा सर बात कर रहा हूं आपसे आप कौन है, रबिया, हेलो, ग्रीन हाउस प्रभाव स्वाभाविक रूप से नहीं है, बाबू रबिया, रबिया बोलो, बच्चे बोलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, रूप से हानिकारक है, पृथ्वी को जीवन उपयोगी ताप, महासागरों को उबाल देता है, पवनों को रोक देता है, बताइए क्या होगा, बताइए ग्रीन हाउस, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी को जीवन उपयोगी ताप देता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत फायदेमंद होता है। हेलो सर। हेलो, प्रणाम सर। खुश रहो मनीष, कैसे हो, नंबर आप पता कर लो, आज कौन है, 4794, हेलो, हेलो रिसीव हुआ, अनम्यूट करिए बाबू, हाँ? हाँ, चलो ठीक है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है, तो भैया देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस है, नाइट्रोजन नहीं है,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव जनित जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु ज्वालामुखी तो मानव नहीं करेगा, सौर तभी मानव नहीं कर सकता, उल्कापिंड वर्षा मानव नहीं कर सकता, लेकिन इसको कर सकता है मानव। ठीक है, ध्यान देना। आगे रेडियो एक्टिव फोर्सिंग का मात्रक क्या है बताओ? रेडियो एक्टिव फोर्सिंग का मात्रक जूल, वाट प्रति वर्ग किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस, पास्कल क्या होगा बताओ इसका? बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई। इसका हो जाएगा वी, वाट प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट, अल्बिडो का तात्पर्य क्या होता है? परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात। ठीक, ये आगे हिम आवरण बढ़ने पर अल्बिडो क्या होता है? बढ़ता है घटता है क्या होता है बताओ? हिम आवरण बढ़ने पर अल्बिडो क्या होगा? अल्बिडो बढ़ेगा। जितना हिम होगा उतना वो अवशोषित करेगा ना। जलवाष्प फीडबैक समानता है, कौन है इसको लगाएं? सबरीन खातून। चल, हेलो हेलो, होता है सकारात्मक होता है। हेलो, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। हेलो, कशिश नहीं बोल रहे हैं। चलिए, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है क्या बताओ? शीतलक है, प्रदूषक व मजबूत ग्रीनहाउस गैस है, निष्क्रिय गैस है, जीवन के लिए अनावश्यक नहीं, ये प्रदूषक व मजबूत ग्रीनहाउस गैस है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की सुरक्षा है तो समझौता कहां हुआ था बताओ? ओजोन से संबंधित समझौता कहां हुआ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये मॉन्ट्रियल कहां है? मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है बताओ? कनाडा में। ठीक, आईपीसीसी का कार्य क्या है बताओ? तो जलवायु वार्ता में वोट करना, वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट तैयार करना, उत्सर्जन का व्यापार करना, चक्रवात नामकरण करना। बताओ आईपीसीसी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट तैयार करना, इसका कार्य होता है। पेरिस समझौते का प्रमुख लक्ष्य है क्या बताओ? 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान वृद्धि करना, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रयास के साथ 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे क्या बोलेंगे इसके लिए? तो भाई कम से कम करने का प्रयास करेंगे ना हम, है कि नहीं? बी हो जाएगा। एनडीसी का तात्पर्य क्या होता है? एनडीसी का तात्पर्य क्या होता है बताओ? बोलो भाई। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समुच्चय ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक सांद्रता किसकी है? तो सर्वाधिक सांद्रता मैं कल भी बताया था किसकी हो जाएगी जी? कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे, मीथेन का प्रमुख मानव जनित स्रोत नहीं है, क्या नहीं है मीथेन का मानव जनित स्रोत बताओ? धान की खेती, पशुपालन, लैंडफिल और पवन ऊर्जा। बोलो, तो इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा इसमें? पवन ऊर्जा हो जाएगा। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ता है कैसे? CO2 कारण O2 या N2CHO4। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। महासागरों का अम्लीकरण कैसे बढ़ रहा है? तो CO2 के अवशोषण के कारण बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? CO2 के अवशोषण के कारण। वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण है क्या? वैश्विक समुद्र स्तर जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? स्थल मंडल का उठाव, चुंबकीय परिवर्तन, ज्वार भाटा नहीं, तापीय प्रसार और हिमनद पिघलना। और ये कब होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये कब होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, तभी समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। आर्कटिक प्रवर्धन का अर्थ क्या है? आर्कटिक प्रवर्धन का अर्थ क्या है बताओ? बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर में तापमान में वृद्धि, यही प्रवर्धन है आर्कटिक का। ठीक, आर्कटिक कहां पड़ता है? साइबेरिया के ऊपर। नेक्स्ट, शहरी उष्माद्युप प्रभाव अधिक होता है कहां? घने वनों में नहीं होगा, रेगिस्तान में नहीं, समुद्र में नहीं, घने कंक्रीट डामर वाले शहरों में, जो भैया बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर उष्माद्युप होता है। ठीक है जी, क्या होता है वहां पर? उष्माद्युप होता है। जलवायु मॉडल जीसीएम का उपयोग, जीसीएम का उपयोग बताओ किसमें किया जाता है? जीसीएम का उपयोग भैया किसमें किया जाता है बताओ? भूकंपी तरंग, भाई जलवायु के भूकंप से क्या मतलब है? खनिज पहचान, चुंबकीय सर्वेक्षण नहीं, यहां पर हो जाएगा जलवायु का अनुकरण व परिदृश्य विश्लेषण। एसएसपी का तात्पर्य क्या है? एसएसपी का तात्पर्य क्या है बताओ? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवे, है ना? एसएसपी मतलब शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवे। अनुकूलन एडॉप्टेशन का उदाहरण है। एडॉप्टेशन का उदाहरण बताओ इसमें, क्या हो जाएगा एडॉप्टेशन का उदाहरण? बोलो, तो हो जाएगा तटीय बांध या ऊंचे तटबंध बनाना, यही हो जाएगा एडॉप्टेशन। समन, है ना? मिटिगेशन का उदाहरण है जलाशय खाली करना, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वनीकरण, तूफानी चेतावनी, राहत सामग्री वितरण। तो क्या हो जाएगा शमन का मतलब? तो ये हो जाएगा अक्षय ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा क्षय ना हो सके। ठीक, कार्बन सिंक क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। ठीक, ये बीबीआई है, ये कार्बन सिंक। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा CO2 अवशोषित या भंडारित करने वाली प्रणाली को कार्बन सिंक कहा जाता है। ब्लैक कार्बन का प्रभाव है क्या? ब्लैक कार्बन का प्रभाव क्या है बताओ? तो भैया ब्लैक कार्बन का प्रभाव होता है गर्मी बढ़ाने वाला और हिम पर जमकर पिघलन बढ़ाता है ना? हिम पिघलते हैं इससे। एरोसोल्स जलवायु पर क्या प्रभाव डालता है बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरोसोल्स जलवायु पर क्या प्रभाव डालता है? हमेशा गर्माहट दे देता है, बस खत्म। गर्माहट देता है, हमेशा ठंडा की देता है। तो ये क्या करेगा? एरोसोल जो धूल कण होते हैं, ये इससे हमें गर्मी भी मिलती है, क्योंकि जो पार्थिव विकिरण होता है जाने नहीं देता, और सौर विकिरण को पृथ्वी पर आने देता है। तो मतलब ये दोनों वर्क करता है ना, दोनों प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक मौसमी घटनाओं में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? हीट वेव है, चक्रवात है, सूखा है, चंद्रग्रहण नहीं होता। ठीक है जी, आगे, कार्बन चक्र में CO2 का प्राकृतिक अवशोषण नहीं है, कौन नहीं करता? महासागर करता है, अवशोषक नहीं है। महासागर, वनस्पति, मिट्टी, स्टील प्लांट, क्या हो जाएगा इसमें? स्टील प्लांट हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत की मानसूनी वर्षा का मुख्य क्षेत्रीय चालक है, कौन सा है? मानसूनी वर्षा का क्षेत्रीय चालक है बताओ? तिब्बती पठार का, पश्चिमी विक्षोभ होगा, ध्रुवीय निम्न दाब, इससे कोई मतलब नहीं है। यही पूछा ना, क्या पूछा है? मानसूनी वर्षा का मुख्य क्षेत्रीय चालक है, तो ये हो जाएगा तिब्बती पठार का ऊष्मीयकरण हुआ, अरब बंगाल शाखा। ठीक है, वर्षा मापने का उपकरण क्या है इसमें से बताओ? बैरोमीटर नहीं होगा, रेन गेज होगा। ठीक, थर्मामीटर, एनेमोमीटर ये बाद में बताएंगे आपको। कोरिलोसिस बल्ब अधिकतम होता है कहां पर? कोरिलोसिस बल्ब सबसे ज्यादा कहां पर होगा? पोल्स पर होता है। विषुवत रेखा में निम्न होता है। दबाव पटल का सही क्रम विषुव से ध्रुव की ओर, मतलब विषुवत रेखा से किधर जाना है? पोल की ओर। निम्न दाब, उपोष्ण, उच्च ध्रुवीय निम्न दाब। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का फोकस क्या था बताओ? ओजोन क्षरण को कम करना, विकसित देशों के CSG कटौती लक्ष्य, जैव विविधता, ये तो ये हो जाएगा आपका आंसर, विकसित देशों का। कुल मिला के समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना ये मुख्य उद्देश्य है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है? हथियार खरीदना, विकासशील देशों की जलवायु करवाई है तो वित्त देना, यही है। लगा लो इसको भाई, डकैती थोड़ी करना ना। आगे, लॉस एंड डैमेज संदर्भित है और दोगे नुकसान से नहीं, जलवायु जनित अपरिहार्य क्षति व हानि का समाधान से। रजत सर जलवाजी के हैं, बुला दूं क्या? चलो अच्छा, टाइम भी हो गया ना आप लोगों का। प्रारंभिक चेतावनी तंत्र का उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या घटाना, आपदाओं के जोखिम और प्रभाव को कम करने। जैसे कहते हैं ना भूकंप आने वाला है, जैसे अभी सुनामी चेतावनी जारी की गई थी ना। सुनामी चेतावनी, कमचटका पठार वाला जो क्षेत्र है, कमचटका वाला रसिया का, है ना, रूस के पास वाला, तो वहां पर सबसे ज्यादा समस्या खड़ी किया। तो उसके आसपास चाइना है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, उधर अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया था कि सुनामी आने वाली है। भारत की जलवायु कार्रवाई में शामिल नहीं है, क्या नहीं है?
नवीकृत ऊर्जा लक्ष्य, ऊर्जा दक्षता, व्यापक वनीकरण, कोयला सब्सिडी का विस्तार जलवायु कार्रवाई में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? तो इसमें हो जाएगा कोयला सब्सिडी। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गए टोटल क्वेश्चन आपके, है ना। आज हम लोगों ने क्या नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ओके, और आज हमने क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव। आज क्या पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्लियर है एकदम। और टीपीपी का मामला तो इसमें है नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपना करते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक मजा आ गया ना क्वेश्चन करने में, सबसे बात भी हो गई, जिससे नहीं बात हुई नेक्स्ट क्लास में बात हो जाएगी। डोंट वरी, अब ये तो पर डे चलता रहेगा थोड़ा बहुत बातचीत, है ना। ठीक है शिवम, शिवम तो फोन नहीं उठाया, तो मैं फोन लगाया गया था। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी जिसके भी जो समस्याएं हो, जो डाउट हो, हमेशा उसको बताते रहिए, और ये क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, है ना, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ये तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, ये तो बड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, फिर भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। चलो, ये अगर ना दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना कि ये जो एनसीईआरटी में पहले पेज वाला है वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पहले पेज में लिखा है ना, आप लोग देखेंगे चैप्टर में जब जाएंगे तो ए बी सी डी ई, है ना, और एच, इनके सामने, सबके सामने लिखा गया है, जहाँ पर कोपेन ने वर्गीकरण किया है इसका, वही चीजें यहाँ पर उठा के रखा गया, लेकिन क्लियर नहीं आया इसमें, है ना। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ बाबू, याद रखना कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, मनीष जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, इस कोपेन के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखना, कोपेन का वर्गीकरण, तो कोपेन जो महोदय है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने 5 बड़े अक्षरों को लिया है, जैसे ए बी सी डी ई, मेनली इतना ही लिया है, साथ में एच को भी इन्होंने रख लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ए सी डी ई और एच जो है ये आर्द्र जलवायु वाले हैं, तो ये अंतर याद रखिएगा, ये आर्द्र जलवायु का है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला क्या होता है, शुष्क होता है, लगाते रहो उसको। बी वाला क्या होता है, शुष्क होता है। ठीक, बी वाला क्या होता है, शुष्क होता है। फिर इसके बाद ए को अलग तरीके से, लवली क्या नाम था, उनको लगाओ पहले, थोड़ा सा लगाओ, सबको लगाओ धीरे धीरे करके, इन्हीं को लगाओ, आशा कुमारी को। चले, तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। इनके सारे के मतलब यहाँ पर लिखे गए हैं। अब ए का मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, क्या कहा गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, ये क्या, आर्द्र जलवायु, समझ में आई बात। बी को क्या बोला गया, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु बी को बोला गया है। सी को क्या बोला गया है, सी को बोला गया उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र, ये देखो यहाँ पर लिखा गया है। सी को क्या बोला गया है, सी को उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, है ना। उष्ण शीतोष्ण कहिए, या तो इसको क्या कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उष्ण शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उष्ण मतलब ये कुल मिला के ये क्या है, शीतोष्ण जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, अब सर इसको अगर हमें एक अच्छा उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए मेरे बच्चों आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता रखा है। क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक ग्लोब बना दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ग्लोब जब बना देंगे आप लोग, और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। 0 डिग्री में आप ए लिखिएगा, यहीं पर आप लिखिएगा बी, इसी क्रम में ऊपर जाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा सी, ऊपर लिखिएगा डी, और इसके ऊपर यहाँ पर लिखिएगा ई। ये आपका पूरा इस तरह से बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा क्या बताना चाहता है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद क्या है, डी में क्या बोलेंगे हम, डी में देखो क्या दिया गया है, आपकी बुक में है, ये परेशान नहीं होना। शीत शीतोष्ण जलवायु, ये उष्ण शीतोष्ण है, ये शीत शीतोष्ण है, याद रखिएगा, यहाँ पर ठंडी ज्यादा पड़ेगी। ये उष्ण शीतोष्ण सी वाला, ये शीत शीतोष्ण है, याद करना बहुत आसान है, अभी बताता हूँ कैसे। शीतोष्ण जलवायु, हाँ भैया, स्पीकर नहीं है क्या, कहाँ है स्पीकर? सर मैं सॉन्ग सुनाऊंगी, रोज ही कह रहे हैं मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। ठीक है बाबू, देखते हैं, है ना, बिल्कुल सॉन्ग मुझे भी सुनना है आपका आज, है कि नहीं। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट ध्रुवीय जलवायु, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय जलवायु। अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं ई में, तो ई कहाँ पर पड़ रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल पोल में, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ध्रुवीय जलवायु बोलते हैं, ध्रुवीय जलवायु। अब सर इसको याद कैसे करें, और ये तो हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के, मिला बाबू, आधार पर। ठीक, ये ऊंचाई के आधार पर, ये हो गया आपका आंसर, नहीं मिला, मिल गया, अच्छा, ये ऊंचाई के आधार पर हो गया। अब इसको हम याद कैसे करें सर, ये हमें बताइए आप, और इसको छोड़िए। चलो देखो, ये है विषुवत रेखा, ये क्या हो गया, विषुवत रेखा, ए जहां पर होगा वो विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु। फिर सेकंड में क्या आ गया, एकदम शुष्क ड्राई, शुष्क ये वाला हो गया। अब जो इसके नजदीक होगा वो क्या होगा, शुष्क शीतोष्ण, याद रखना, ये क्या हो जाएगा, शुष्क शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक, यहां से फिर इसके ऊपर जाएंगे तो और ठंडा क्षेत्र मिलेगा, तो इसको बोलेंगे शीत शीतोष्ण। देखो बाबू सब उसी से जुड़ा हुआ है ना, शीत शीतोष्ण बोलेंगे। फिर और ऊपर जाएंगे तो एकदम शीत वाला आ जाएगा, ध्रुवीय जलवायु, या इसी को शीत जलवायु कह सकते हैं, ध्रुवीय जलवायु। ये देखो मेरे बच्चों, ये डन हो गया, ध्रुवीय जलवायु। कर लोगे ना, एक बार बताओ सारे बच्चे मुझे बताओ, हाँ सर कर लेंगे, एक बार बताओ, कॉल मी प्लीज सर। हाँ मैं कॉल करवाता हूँ मेरे बच्चे, करवाता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। सर क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, हाँ प्रियंका सर क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। पहले आप रोजी परवीन को लगा दो, आप पंजाबी सॉन्ग सुनाएंगे। चलो रोजी को लगा दो, फिर सबको लगाना कर। हाँ रोजी परवीन है ना, रोजी खातून ही होगा। हेलो हेलो हेलो, बाबू रोजी कॉल उठाओ, कॉल उठाओ आप, बाबू अनम्यूट कर लो। क्या हुआ, अनम्यूट करिए बाबू।
रोजी खातून जी अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा। हाँ? लगाओ निधि श्राफ है, निधि को लगाओ या प्रियंका को लगाओ। क्या हो हुआ क्या? आने दीजिए। हेलो हेलो जी बाबू, प्रणाम सर। खुश रहो गॉड ब्लेस यू। रोजी को लगाओ। हाँ? कहाँ पूछ रही है? हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ, कॉल लगाओ इनको। नहीं उठ रहा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भेज देना ऊपर, है ना? आप लोगों से बहुत बार मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करने आओ, फालतू की बातें जो करते हो या उल्टी सीधी बातें करते हो, ये आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि अभी स्टडी करने का टाइम है आपका और आप लोग इस तरह के उल जलूल फालतू की बातें करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप जीवन में बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत पीछे। कल्पना नहीं कर सकते कितना पीछे छूट जाओगे। फिर तो वही होगा कि जो मजदूरी करने वाला हालात है वही रहेंगे, और आपके माता पिता इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, फीस भरते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले, कुछ आगे जीवन में कर ले, लेकिन नहीं, आपको ये समझ ही नहीं आता। हाँ करिए, आशिया अख्तर लगाओ। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो उष्णकटिबंधीय क्या है? आर्द्र, इसका मतलब ये ए है ना। हेलो 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 आशिया, अब संक्षिप्त वर्णन कर दीजिए इसका, है ना। इसमें क्या क्या आप बोलते हैं? तो इसमें ए को मिलाकर आप ए एफ बोलते हैं, ए एम बोलते हैं, ए डब्ल्यू बोलते हैं और ए एस बोलते हैं। चार तो इसके पार्ट हो गए। बी के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। देखो यहीं पे आंसर मैंने बना दिया ना इसका। दो के कितने पार्ट, बी के कितने पार्ट? दो पार्ट। एक तो कैपिटल डब्ल्यू एकदम शुष्क वाला क्षेत्र, है ना, यस स्टेपी वाला क्षेत्र जो सवाना बोलते हैं आप। दो पार्ट हो गए ये, बोलो यस, है ना। ये सब बता चुका हूं पीछे आपको। ये हो गया स्टेपी वाला एरिया। अब इसमें देखो स्टेपी में क्या बोलते हैं? यच। तो ये उष्ण मरुस्थल के लिए होता है, उष्ण मरुस्थल विषुवत रेखा के आसपास होगा। और इसको देखिए शुष्क वाले में इसको के बोलते हैं, के, याद रखिए। तो ये होता है कोल्ड मरुस्थल, कोल्ड मरुस्थल, है ना। अब देखो आप इतना अगर बना दिए ना, इतना लिख दिए, आपका आंसर कंप्लीट। ये देखो दिया ना यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु ए डब्ल्यू ए एफ जलवायु प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में यह जलवायु मिलती है। इस जलवायु प्रदेश के सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ तथा पूर्वी भागों में सी एफ, अब ये सी एफ आगे का पैटर्न है, सी डब्ल्यू प्रकार के जलवायु के साथ मिलता है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में स्थित बोल्विया तथा पराग्वे के समीपवर्ती भाग सूडान तथा मध्य अफ्रीका के दक्षिणी भाग इस जलवायु प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं। ए एफ ये वाला तथा ए एम ये वाला जलवायु प्रदेशों की तुलना में इस जलवायु में वार्षिक वर्षा काफी कम तथा परिवर्तनशील होती है। शुष्क ऋतु कठोर तथा लंबी होती है, जबकि आर्द्र ऋतु छोटी होती है। तापमान वर्ष पर्यंत ऊंचे रहते तथा शुष्क ऋतु में दैनिक तापमान सर्वाधिक मिलता है। इस जलवायु में पतझड़ वन तथा वृक्षों से ढके घास के क्षेत्र मिलते हैं। अगर आपने केवल इतना लिख दिया, इनको एक्सप्लेन कर दिया, बस आपका आंसर डन हो जाएगा। ठीक है जी, खुशी कुमारी फोन उठाओ। अब आ गया शुष्क जलवायु की दशाओं क्षेत्रों में प्रकारों को संक्षिप्त में। जहां पर शुष्क लिखा है इसका मतलब ये बी प्रकार की जलवायु कहता है। बी प्रकार की जलवायु होगा, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक डब्ल्यू हो जाता है, एक यस हो जाता है। ठीक, अब इसमें दो प्रकार होते हैं। डब्ल्यू में मैंने क्या बताया आपको कि मेरे बाबू डब्ल्यू जो होता है ये विंटर होता है, मतलब इसको के से डिनोट करते हैं स्मॉल, और ये कोल्ड डेजर्ट होते हैं, एकदम शुष्क होता है, कोल्ड मरुस्थल होते हैं, ठंडा मरुस्थल। ठीक, और जो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेपी बोलते हैं, स्टेपी या अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं, इसको शुष्क कहते हैं। और ये क्या होता है? एच को डिनोट करता है, जो ये एच स्मॉल होता है, और स्मॉल एच का मतलब होता है हॉट मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। समझ में आई बात? बस यही चीजें यहाँ पर। कोपेन ने शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए 20 संकेताक्षर का प्रयोग किया है, मैंने बता दिया आपको। अति न्यून वर्षा इस जलवायु की प्रमुख, अगर कम वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा? मरुस्थल होंगे। कम वर्षा होगी तो क्या होगी? मरुस्थल होंगे। यह जलवायु भूपृष्ठ के एक विशाल भाग पर पाई जाती है, भूमि के एक बड़े भाग में मिलती है। इसका विस्तार विषुवत रेखा से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों में यह जलवायु उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाई जाती है। इस अक्षांशीय क्षेत्रों में तापमान का अवतलन एवं प्रतिलोमन वर्षा नहीं होने से होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण क्या होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर ज्यादा होगा और वर्षा कम होगी। और जब वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण ज्यादा, यहाँ तो कहा गया कि यहाँ पर 10 डिग्री तक, सॉरी 10 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है, वैसे ना के बराबर है। और यहाँ पर थोड़ी वर्षा हो सकती है, थोड़ी बहुत वर्षा, थोड़ी वर्षा। और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये होते हैं मरुस्थल, याद रहेगा। बी क्या गया? शुष्क। बी को क्या बोलते हैं? शुष्क बोलते हैं। ठीक है, नहीं उठा, आगे रोजी को फिर से लगा दो एक बार। आगे देखो, महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडे जलवायु से प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर दक्षिणी अमेरिका, कौन? दक्षिणी अमेरिका। एटलस खरीद लीजिए आप लोग, बढ़िया रहेगा। कि पश्चिमी तट पर, अब दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। नहीं ना? ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट कौन सा होगा इसमें? दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट ये वाला होगा, ये वाला, है ना। और ये चिली का भाग है ना, यहीं पर है अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर ये चिली का भाग है, चिली। और चिली में ही सबसे शुष्कतम क्षेत्र मिलता है, शुष्कतम क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो ये चिली का क्षेत्र ये वाला पश्चिमी क्षेत्र याद रखना। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा आपको ब्राजील, यहाँ से ऊपर वेनेजुएला मिलेगा, इधर कोलंबिया मिलेगा, इक्वाडोर मिलेगा, फिर यहाँ पर बोलिविया मिलेगा, यहाँ पर उरुग्वे, इधर उरुग्वे, पराग्वे मिलेंगे, फिर नीचे अर्जेंटीना मिलेगा मिलेगा। इस तरीके से इसका पूरा डिवाइडेशन आपको मिलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। और आगे चलता हूँ। भूमध्य रेखा की ओर अधिक विस्तृत मिलती है तथा इनका तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रभाव मिलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 35 से 60 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। अब 35 से 60, अब आप लोग रटना शुरू करोगे, रटना नहीं है, 35 डिग्री बनाना है और 60 डिग्री बनाना है, उनके बीच उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह जलवायु पर्वतों से घिरी आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों में मिलती है। शुष्क जलवायु के 4 प्रकार हैं, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा ना, सब बी से शुरू होंगे, बी एस एच, और इनके नामकरण भी करता हूँ, देखना वी डब्ल्यू एच, बी एस के और वी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू के, बी डब्ल्यू के, ये 4 जलवायु बन गए यहाँ पर, है ना, 4 जलवायु। अब इसको क्या बोलेंगे, बी मतलब हो गया शुष्क, सिंपल से देखो कॉन्सेप्ट है, बी का मतलब हो गया शुष्क, यस का मतलब हो गया स्टेपी, और यस का मतलब हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र या सवाना क्षेत्र, इसे क्या बोल सकते हैं, सवाना, शुष्क स्टेपी सवाना जलवायु। बी डब्ल्यू एच, अब बी डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा, शुष्क, शुष्क हो जाएगा, डब्ल्यू का मतलब भी शुष्क है, एच का मतलब हो जाएगा हॉट, है ना, गर्म, सहारा वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सहारा वाला क्षेत्र हो जाएगा, सहारा मरुस्थल का। फिर देखो बी एस के, तो ये हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, स्टेपी भी हो जाएगा, शुष्क स्टेपी, कोल्ड मरुस्थल, लग गया। हेलो 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 शिवानी, कॉल आपको लगाया, आप उठाइए तो सही। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाबू शिवानी, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ही हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कॉल कीजिएगा सर, बिलीव नहीं हो रहा है। बिलीव नहीं हो रहा क्यों भाई, ऐसा नहीं है, बिलीव होना चाहिए, है ना, कोई मैं बहुत दूर थोड़ी ना हूँ। मेरा नाम क्या है पता है ना? यस सर, क्या हैप्पी नाम? बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच बाबू, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है मेरा? आत्मा सर। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा क्या? वो तो सबके अंदर है। यस सर। हाँ तो बिलीव कैसे नहीं हो रहा है, उसको तो करना पड़ेगा, है ना। और यस पढ़ाई सर, कैसा चल रहा है बाबू आपका? बहुत अच्छा, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलिए थैंक यू वेरी मच बाबू। सारी क्लासेस बढ़िया से समझ में आती हैं? यस सर। चलो जहाँ ना समझ में आए उसको बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, है ना। यस सर। चलो अच्छे से पढ़ाई करो बाबू, और हमें एक लक्ष्य लेके चलना है कि बिहार में 2026 नहीं 27 होगा आप लोगों का ना, यस सर। 27 के टॉपर आपको बनना है, यस सर। ठीक? यस सर। ओके 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 बाबू ओके। कौन कह रहा है? कौन लगा 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 गुड्डू रंगीला बी डब्ल्यू के का मतलब क्या हो जाएगा, सुस्त, बी का मतलब सुस्त, डब्ल्यू भी सुस्त है, के मतलब कोल्ड, के मतलब कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड मरुस्थल, मरुस्थलीय जलवायु, ठीक। हेलो, नहीं उठे, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, और देखो कोई ये ऊपर कौन गुस्सा गुस्सा भेज रहा है ऊपर, ये काल में सर रिशु कुमार लगाओ, रिशु लगाओ, रिशु रेडी, कॉल आ रही है आपके पास। आज रूपोष कटिबंधीय जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने बताया ना, सी का मतलब क्या हो गया, शीतोष्ण का मामला, ये शीतोष्ण का मामला है ना रिशु। सी का मतलब शीतोष्ण का मामला है, ये आपका मतलब फुल टाइम वर्षा, ए का मतलब ताप कम, मतलब पूरे समय ताप कम रहेगा, हल्की वर्षा होगी, है ना। रिशु, रिशु इमोजी तुम गुस्सा वाला बनाते हो, फोन रिसीव नहीं कर रहे हो, बताओ रिशु, रिसीव करो। तो ये हो गया शीतोष्ण फुल जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, सब जानते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आज उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में देखो, उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मिलती है, इस प्रदेश में प्रभावी रहने वाले अस्थिर वायु राशियां वर्ष पर्यंत वर्षा करती है। मैंने क्या कहा कि पूरे फुल टाइम। खुशी मिश्रा जी, फैशन के नाम से आपकी कॉल नहीं जा पा रही, ये समस्या है, ठीक। चलो विद्याकुल के सिर नहीं लगाओ, आगे देखो यहाँ पर, यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलती है। वर्षा का वार्षिक औसत 75 से 150 सेंटीमीटर, लेकिन इतना याद रखना पूरे वर्ष होती है बारिश, ये देखो वर्ष पर्यंत, ठीक है। ग्रीष्मकालीन अवधि में तड़ित झंझा तथा शीतकाल में वातावरणीय वर्षा इस जलवायु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है गर्मी के टाइम पे, जबकि शीतकाल में 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो जाता है। दैनिक तापमान इसका बहुत कम होता है, ओके। चलिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में भूमध्य सागरीय जलवायु, अब भूमध्य सागरीय जलवायु देख लो, सीएस, सीएस प्रकार की जलवायु क्या होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई, बताया हो ना, समर ड्राई मतलब गर्मी शुष्क होती है, यहाँ पर गर्मी में वर्षा नहीं होती, यहाँ पर कब होती है, लगा। हेलो 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 हेलो, तो पहली बात तो ये आपको पता चल गया कि यस लगा इस्तेमाल, तो ये समर ड्राई है, गर्मी में वर्षा नहीं होगी, तो कब होगी फिर, ठंडी में वर्षा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर रसदार फल उगते हैं, भूमध्य सागर के आसपास ये होता है, 30 से 40 डिग्री में होता है ना, जैसे ग्लोब बनाएंगे 30 से 40 डिग्री में महाद्वीपों के पश्चिमी साइड पे लगभग मिल जाएगा। भूमध्य सागर के समीपवर्ती भाग तथा उपोष्णकटिबंध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट देखा के साथ मिलते हैं। लग नहीं रहा कॉल उनको बाबू, सौरभ को कॉल नहीं लगा। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर तथा दक्षिण पश्चिमी तट पर इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। इस जलवायु में सम्मिलित क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस जलवायु में गर्मियां उष्ण मतलब तथा शुष्क होती हैं, गर्मी वर्षा नहीं होगी, जबकि शीतकाल मृदुल एवं वर्षा सहित होती है, मतलब ठंडी में वर्षा होगी। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कौन है? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बाबू, है ना। तो ये आपका हो गया कोपेन द्वारा प्रस्तुत भूमध्य सागरीय वर्गीकरण। समुद्री पश्चिमी जलवायु, आप देखो सी एफ बी लिखा है, तो सी का मतलब क्या हो गया, वही शीतोष्ण वाला मामला, ये भी है, सी का मतलब शीतोष्ण वाला मामला, एफ का मतलब फुल टाइम, है ना, और बी का मतलब कि ए से कम तापमान, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा नहीं होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो अब देखो कम तापमान वाला क्षेत्र होगा यहाँ पर। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र से ध्रुवों की ओर, मतलब उससे और ऊपर, भूमध्य सागरीय जलवायु से और ऊपर की ओर मिलती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी यूरोप आ जाता है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड आ जाते हैं, तभी तो ठंडे रहते हैं। इस जलवायु में सागरीय प्रभाव का तापमान सम बना रहता है। ग्रीष्मकालीन महीनों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा शीतकालीन महीनों में तो 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दैनिक तथा वार्षिक तापमान कम होता है क्योंकि समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे वैसे भी वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। मैंने क्या बताया, फुल टाइम या फिर ना फुल टाइम वर्षा, लेकिन शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
दिया है जलवायु परिवर्तन की क्रिया को स्पष्ट करने वाले साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। अगला लगाओ, किसी को लगाओ। अमरेज आलम अरे मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं सबको चाहता हूँ सब लोग आ जाए मेरे पास बैठ के अच्छे से मैं सेलिब्रेट कर लूं। अमरेज आलम, हेलो सर। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जलवायु परिवर्तन क्रिया को स्पष्ट करने के साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। धरातल पर सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा हुआ है। जब आज समस्त विश्व में जलवायु का परिवर्तन एक चिंता का विषय बना है, तो भूगर्भीय कपले क्या बताते हैं? हिमयुगों में अंतर, हिमयुगों में क्रमशः जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया दिखाई देती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषकर ऊंचाइयों के आधार पर उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने पीछे हटने के चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। हिमानी द्वारा जो निर्मित झीलें हैं, जो ऊपर की तरफ निर्मित झीलें होती हैं, अवसादों का निक्षेपण है, उष्ण शीत युगों के अस्तित्व में प्रमाणित करता है। पेड़ पौधों के तनों में जो वलन होते हैं, तो पता है पेड़ पौधों की आयु कैसे गिनी जाती है? जब पेड़ पौधों काटा जाता है तो उसमें इस तरह के वलय होते हैं, उन वलय को काउंट करके उसके वर्ष गिने जाते हैं। ठीक है, वो आई एवं शुष्क युगों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के द्वारा भी जलवायु की अनिश्चितता उजागर की गई है। समस्त साक्ष्य स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया। तो भाई जलवायु जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया तो है कि नहीं? कौन है? हेलो, नहीं लगा? उठा लो बाबू, उठा लो बबुआ। भूमंडलीय उष्णता पर रोक लगाना आज समस्त विश्व के देशों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन अधिक होने पर क्या हो जाएगा? ग्लेशियर नहीं जमेंगे, ग्लेशियर नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे बच्चे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। किसका? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो आइलैंड्स हैं समुद्र में वो डूब जाएंगे, मुंबई तक डूब जाएगा, है ना? तो ये कहने का मेरा मतलब है कि इसको रोकना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को लिमिट में रखें। और अगर लोग इंडस्ट्री में आगे इसी तरह से बढ़ते गए तो समस्या खड़ी होती जाएगी। लगाओ निपू, निपू कुमारी, ये शुरू में आई थी। हाँ लगाओ, निपू एक लवली करके है कुछ, इसके बाद हेलो। धरातल वायुमंडल का हरित का प्रभाव बता रखा हूं इसको। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, पीने का पानी नहीं रहेगा, यही सब प्रॉब्लम है और क्या? वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों को लघु तरंगों के नीचे धरातल तक आने देता है, किंतु पार्थिव विकिरण से जो उत्पन्न दीर्घ तरंगों के ऊपर जाने से रुकता है, जिससे धरातल पर तापमान निरंतर क्या होता है? बढ़ता रहता है। और जो पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, हेलो कैसे हो बाबू? हैप्पी बर्थडे सर। तो चलिए, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जित करते हैं उससे क्या होता है? ग्लेशियर्स नहीं जम पाते हैं। जब ग्लेशियर नहीं जमेंगे तो धरातल निरंतर गर्म बना रहेगा। यही हरितगृह प्रभाव या भूमंडलीय उष्णन के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल में हरितगृह गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति भविष्य में पृथ्वी को गर्म कर सकती है और एक बार भूमंडलीय उष्णन प्रारंभ होने के बाद इसे परिवर्तित करना एक जटिल कार्य हो जाएगा, मतलब बहुत कठिन हो जाएगा अगर पृथ्वी इतनी गर्म हो गई तो। भूमंडलीय उष्णन का प्रभाव प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं हो सकता, परंतु फिर भी भूमंडलीय उष्णन जो होता है, भूमंडलीय उष्णन क्या है? वही ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। दुष्प्रभाव जीवन पोषक तत्व को कुप्रभावित कर सकते हैं, तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हिम नदियां और हिम टोपियों के पिघलने के कारण, ये मेन बात ये वाली ध्यान से देखना, है ना? ऊपर उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का उष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को जलमग्न कर सकता है। विश्व समुदाय के लिए एक गहरा चिंतन का विषय बन जाएगा। ठीक, आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हेलो को। सर। हाँ बाबू, लवली से गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? ठीक है सर। पक्का? हैप्पी बर्थडे सर। आई थैंक विश यू यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। ये ऑपरेटर्स बोलते हैं आत्मा सर, आप मैपिंग सही से नहीं करवाते। आप बताओ, नहीं सर, अच्छा करवाते हैं। सही बताओ, पक्का मैपिंग आता है? यस करना सर। मैपिंग बनाना आता है? यस सर। तो ये बताओ एक चीज मुझे सिंघानिया साहब, कि जो हमने जलवायु कोपेन का पढ़ा है ना, एक दिन एक क्लास लगाते हैं, हम पूरा इसको मैप पे समझा देते हैं। क्या कहना है आपका? लगा दीजिए सर। मैप पे समझा दिया जाए, मैपिंग करा दिया जाए इसका? यस सर। तो मैपिंग में एक बार समझ लेंगे तो पूरे विश्व में पता हो जाएगा कि कौन सी जल इस हेतु प्रयास भी प्रारंभ हो चुके हैं। आशा है कि आगे आने वाली पीढ़ी से रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करिए तो हम इसको रोक सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भूमंडलीय उष्णन को रोकना आज विश्व के सभी देशों के लिए आवश्यक बन गया है। सत्यम कुमार, हेलो। आई हेट यू सर। सत्यम कुमार, ना 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 ऐसे नहीं बोलते मेरे बच्चे। हेट यू करके कहां जाओगे? बड़े भाई से हेट यू करके कहां चले जाओगे? सत्यम, सत्यम, कोई अभी गाना सुनाने के लिए कह रहे थे ना? गाना भी नहीं सुनाया आज में हमको। कीजिए, कौन है? देखो, बजरंगी कुमार। सत्यम फोन नहीं उठा रहे, सत्यम को कट करो भाई। हाँ सत्यम, नहीं कोई खास नहीं दिखते। सत्यम, चलो लगाओ, उनको लगाओ। सत्यम नहीं फोन उठा रहे हैं, बजरंगी जी को लगाओ। बोले ही नहीं। चलिए, आज हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए। हेलो हेलो हेलो, बजरंगी जी हेलो कैसे हैं आप? हेलो